बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज काम पे आ रही थी, रास्ते में देख रही थी कि गाड़ियों में से कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है। फिर राइट की तरफ देखा, नहर क्रॉस करते हुए हम आते हैं पीटीवी की तरफ, तो मैंने देखा कि नहर की साइड पे कितने लोगों ने कचरा, प्लास्टिक बैग्स और इस तरह की चीज़ें फेंकी हुई थी। आसमान की तरफ देखा तो रियलाइज़ किया कि कितनी ज़्यादा स्मॉग, कितनी ज़्यादा आलूदगी है हमारी एयर के अंदर। फिर अगर आप जनरली सोचें कि हमारे जो रिवर्स हैं और जो डिफरेंट इलाके हैं जहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते हैं, उसकी वजह से कितना नुकसान होता है। व्यूअर्स देखें, हमारे यहाँ दरख्त, ये देखें, जैसे कि कुछ तस्वीरें भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, प्लास्टिक के थैले, रैपर्स, बॉटल्स, जो कोई कचरा किसी के हाथ में आता है लोग इधर उधर फेंक देते हैं। लोग फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ को देख लें, लोग नथिया गली, मरी वगैरह, आजकल बहुत से लोग प्लान्स बना रहे हैं, जा भी रहे हैं, और वहाँ पे जाते हैं और तस्वीरें खिंचाते हैं, और बाय द वे लोकेशन भी ऐसी ढूंढते हैं जहाँ पे कोई गंद बला ना हो, लेकिन वहाँ जाते हुए और आते हुए कूड़ा इधर उधर फेंकते जाते। देखिए व्यूअर्स, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है कि अगर आप गाड़ी में या बाइक पे जा रहे हैं तो एक प्लास्टिक का या कोई थैला अपने पास रखें और उस थैले के अंदर अपना सारा गंद वगैरह जो है वो फेंकें और प्रॉपर जगह पे जाके उसको डिस्पोज करें। दुनिया के, ये देखें, अब ये कूड़े का आपके सामने मैंने एक बिन दिखाया और उस बिन के अंदर से कूड़ा बाहर गिर रहा है। अब यहाँ पे कुछ अथॉरिटीज़ को भी ख्याल करना चाहिए, जहाँ पे इस किस्म की चीज़ें रखते हैं वहाँ पे गार्बेज की, अगर आपने चीज़ें रखी हैं डिस्पोजल की, तो वहाँ से गार्बेज उठाएं भी। चले, कम से कम लोगों ने जाके वहाँ पे फेंक तो दिया। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कूड़े की बास्केट के पास जाके उसके पास कूड़ा रख देंगे, उसके अंदर नहीं फेंकेंगे। अच्छा, घरों के बाहर लोगों की अक्सर बास्केट लगी होती है जिसके अंदर लोग अपना दिन का गार्बेज या 2 दिन का या 3 दिन का गार्बेज डालते हैं। अब उस गार्बेज को जो बाहर से लोग आसपास गुजर रहे होते हैं या कोई गर्दी जमा करने वाले लोग होते हैं, वो फाड़ के उन थैलों में से चीज़ें निकाल रहे होते हैं। दरख्त लोग ऐसे काटते चले जा रहे हैं कि जैसे इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। ये देखें, ज़मीनें बंजर हो गई हैं, मतलब दरख्त काटते चले जा रहे हैं। सो द पॉइंट इज़, जब हम इतना ज़्यादा अपनी इन्वायरमेंट का, अपने इर्द गिर्द के माहौल का हाल ख़राब करेंगे तो फिर उसके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। इस दरख्तों के बगैर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो हम सांस कैसे लेंगे? कुछ मिनट्स के अंदर अगर हमें ऑक्सीजन ना फराहम हो रहा हो, कुछ सेकंड्स के अंदर ही तो हमारा सांस रुकना शुरू हो जाता है। तो जब हम ऐसी आबो हवा में सांस लेते हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा पोल्यूशन होती है, तो आप सोचें कि जो हवा, जो एयर हम अंदर लेके जा रहे हैं, वो हमारे लंग्स का, हमारे फेफड़ों का क्या हाल करती होंगी। ये तो सिर्फ एक, ये देखें, हम जिस तरह इंडस्ट्रियल ये जो पोल्यूशन है, फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, मिलें लोगों की लगी हुई हैं, उसमें से ऐसा धुआं निकल रहा होता है और उस धुएं से इतनी ज़्यादा पोल्यूशन होती है, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन होती है कि पूरा साल अब इंसान को सांस नहीं आता था। कहाँ, लाहौर शहर में एक ऐसा वक्त था कि जब मतलब सर्दियाँ आती थी तो लोग कहते थे वो स्मॉग, मतलब फॉग आएगी, यानी कि धुंध आएगी। अब धुंध नहीं आती, अब बाकायदा स्मॉग होती है। ये पिछले कुछ सालों में लोगों को एहसास हुआ है कि फॉग की जगह अब स्मॉग होती है और लोग बाकायदा सांस नहीं ले सकते। विंटर का सीज़न ख़त्म होता था तो कम से कम गर्मियाँ आती थी तो लोग कहते थे चलो सांस का सिलसिला थोड़ा बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम। मलेरिया इतना कॉमन हो गया है क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं गंदा पानी खड़ा है, कूड़ कबाड़ पड़ा हुआ है, वहाँ पे फिर मलेरिया के मच्छर जन्म लेते हैं और अगेन बीमारियाँ फैलाते हैं। पानी के अंदर जिस लेवल का गंद बला लोग फेंकते हैं और फिर उबाले बगैर पानी को पी लेते हैं या प्रॉपर, ये देखें, अब ये पानी जब आपके नलके से निकलेगा और आप इस पानी को उबाले बगैर, फिल्टर किए बगैर जब पिएंगे तो फिर हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, आपके गैस्ट्रो के मसाइल, ये सारी चीज़ें होंगी। देखिए व्यूअर्स, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि हर बंदा कहता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम ही तो कुछ करेंगे। अगर हर इंसान अपने हिस्से की पॉजिटिविटी लेके आएगा, अपने हिस्से की एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, तो तभी हमारी एनवायरनमेंट के हालात कुछ बेहतर होंगे। देखिए, गाड़ियों का धुआं, अब लोग अपनी, अब ये गाड़ी के अंदर से देखें किस किस्म का धुआं निकल रहा है।
गाड़ियाँ जब हम, यही वाली बात जो मैं आपसे बिल्कुल अभी शुरू में की कि मैं आ रही थी और मैं देख रही थी कि काले रंग का या इस किस्म का जो अजीब ग्रे वाइट सा धुआं निकल रहा होता है, जब ये निकलता है तो आप सोचें कि कितने ज़्यादा लोगों के लंग्स को अफेक्ट करता होगा। भाई अपनी गाड़ी की प्रॉपर सर्विसिंग कराएं, और गाड़ी की जब एक सर्टन एज हो जाती है तो उसके बाद वैसे ही गाड़ी को रिप्लेस कर देना चाहिए। बाहर के ममालिक में तो एक सर्टन वो जो कहते हैं ना, अनलेस आपकी कोई विंटेज या एंटीक कार है फिर तो बात मुख्तलिफ है, अदरवाइज़ एक सर्टन एज से ज़्यादा की जो गाड़ी होती है, एक सर्टन मतलब फॉर एग्जांपल 10 या 12 साल की हो जाए गाड़ी और उसकी इंजन में भी ऑब्वियसली कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं, दूसरी चीज़ें भी होती हैं, तो वो गाड़ियाँ जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी जाती हैं। हमारे यहाँ गाड़ी को बार बार रिपेयर कर करके उसी गाड़ी को यूटिलाइज़ किया जाता है। अब अंदर बैठे वाले लोग तो फिर भी सेफ़ होते हैं, जो बाहर लोग होते हैं उसका धुआं जो है वो इनहेल कर रहे होते हैं, उनका हाल ख़राब होता है। अच्छा, फिर एक और चीज़, पहले होता था कि लोग अपने घरों के बाहर पौधे वगैरह लगाते थे, गमले लगाते थे। अब पैसे सेव करने के लिए लोगों ने अपनी घासों को, जो घास की जगह एरिया जो हैं उसको पक्का करा दिया और लोग प्लास्टिक के वहाँ पे पौधे रख देते हैं। अब तो प्लास्टिक की वजह एस्ट्रोटर्फ है, लोग लगाना शुरू हो गए। भाई इसका हमें इन्वायरमेंटली क्या फ़ायदा है? दरख्त इतने ज़्यादा काट दिए हैं कि जब फ्लड्स आते हैं तो हालात ख़राब हो जाते हैं, आप सोचें। अच्छा, फिर एक और पोल्यूशन है जिसको नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं, जिसकी वजह से इंसान ज़हनी तौर पे और नफसियाती तौर पे भी बड़ी बुरी तरह से इफ़ेक्ट होता है। सो देखिए, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हमने फैलानी शुरू कर दी है। पहले हम कहते थे गाँव देहातों में जाएंगे तो फ्रेश एयर मिलेगी, अब तो गांव देहात में भी फ्रेश एयर नहीं मिलती, और देहात और एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है, क्योंकि शहर हम फैलाते चले जा रहे हैं। पोल्यूशन के साथ साथ हम पॉपुलेशन को भी कंट्रोल नहीं कर रहे। हर घर के अंदर 6-6, 8-8 बच्चे होते हैं। अब आपको एक मैं तस्वीर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये बगला जो है ये पानी के अंदर है और उस बेचारे को वो देखें कि वो प्लास्टिक का थैला वहाँ पे है। मुझे बताएं कि कितनी मछलियाँ, कितनी ये जो मरीन लाइफ है वो अफेक्ट होती है। मछलियाँ, पानी के अंदर रहने वाले जो जानवर हैं उनका क्या हाल होता होगा। और मछली तो हम लोग भी खाते हैं, तो जो मछलियाँ इतने गंदे पानी के अंदर बस रही होंगी, आप सोचें कि वो जब हम खाएंगे तो वो हमारा क्या हाल करेंगी। जबकि आप कभी भी किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बात करें तो वो आपको घूम के कहते हैं कि भी फ़िश आपको हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि उसमें ओमेगा 3, 6 और 9 होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ें उसके साथ अगर जहर बेसिकली फ़िशेस के, मछलियों के अंदर है तो फिर हमारा हाल क्या होगा। पानी इतना गंदा है कि वही गंदा पानी जब आप अपनी फसलों में लगाते हैं तो बीमारियां फैलती हैं। फिर आप कितनी भी सब्जियों को साफ करके पानी में उनको यूज़ करने की कोशिश करें, वो उगे ही गंदे पानी से हैं। अच्छा, ऊपर से फर्टिलाइज़र और इस किस्म की उसके ऊपर स्प्रेज की जाती हैं कि उनको कीड़े वगैरह ना लगे, कि वो स्प्रेज इतनी जहरीली होती हैं। इसीलिए तो सारी दुनिया अब ऑर्गेनिक फूड की तरफ आ गई है, क्योंकि जो नॉन ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर फर्टिलाइज़र और ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, मुर्गियाँ, गोश्त वगैरह, हर चीज़, देखिए जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसी इन्वायरमेंट में जानवर रहते हैं, चरिंद परिंद रहते हैं, पौधे हमारे उग रहे होते हैं, वही चीज़ें हमने कंज्यूम कर रही है। कितनी पोल्यूशन हम अपने सिस्टम्स के अंदर डालेंगे तो हमें एहसास होगा कि हम कर क्या रहे हैं। ओजोन लेयर का बेड़ा गर्क हो गया है, वो इतनी पतली हो गई है कि जो यूवी रेज हैं वो इतनी बुरी तरह हमें इफेक्ट करती हैं। हर दूसरा बंदा रोता है हमें मलाजमा हो गया, हमें छाइयाँ पड़ गई हैं, हमारे मुंह पे काले काले निशान पड़ गए, इसलिए क्योंकि वो जो ओजोन लेयर का एक प्रोटेक्टिव लेयर था वो हमें बचाता था सूरज की जो सख्त शुआएं हैं यूवी रेज से, अब वो भी हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलती। सो व्यूअर्स, एहतियात कौन करेगा? हर बंदा, हर हाउस होल्ड अगर अपना हिस्सा डालेगा, मैं अपना हिस्सा डालूंगी, आप अपना हिस्सा डालेंगे, आपके बच्चे अपना हिस्सा डालेंगे। अब जंगलों में जो आग लग जाती है वो क्यों लगती है? क्योंकि किसी ना किसी ने सिगरेट फेंक दी या किसी ने वहाँ पे आग जलाई, कोई बॉनफायर टाइप की, और पूरे के पूरे जंगल जल गए। ऐसे ऐसे केसेस बाहर के ममालिक में हुए हैं, पाकिस्तान में हुए हैं कि किसी ने बस एक सिगरेट फेंक दी। भाई सिगरेट नोशी वैसे ही सेहत के लिए बहुत बुरी है, आपको अवॉइड करनी चाहिए। ऊपर से सिगरेटें जला के फिर जलती हुई सिगरेट आपने फेंक दी ऐसे दरख्त में जहाँ पे थोड़ा सा सूखे पत्ते वगैरह हैं, पूरे के पूरे जंगल को आग लग गई। यूएस परिंदे, जानवर डिस्प्लेस हो जाते हैं, मर जाते हैं। सो द फैक्ट इज़, अगर हम ध्यान नहीं करेंगे, अगर हम अपने माहौल को साफ़ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अगर जापान में लोग बड़ा ख्याल रखते हैं और कनाडा में बड़ा ख्याल रखते हैं
तो हवा तो पूरी दुनिया में घूमती है, हवा तो किसी चीज़ से लिमिटेड नहीं है। तो जो पोल्यूशन हम पाकिस्तान में कॉज करते हैं वो अफ्रीका में भी अफेक्ट करती है। सो अगर पूरी दुनिया, जिसको अब हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, अगर हम सब अपना हिस्सा नहीं डालेंगे तो बहुत बहुत बड़े नुकसान जो हम अभी भी फेस कर रहे हैं और इससे भी बड़े नुकसान फेस करेंगे। पोल्यूशन की वजह से हम क्या साइड इफ़ेक्ट्स फेस कर रहे हैं, इससे रिलेटेड हम बड़ी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी व्यूअर्स के प्लीज़ एहतियात करें। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, तो सब ही अगर सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जिएंगे तो ये जो हम जायदादें और प्रॉपर्टियाँ और चीज़ें अपने बच्चों के लिए और आगे अपने ख़ानदानों के लिए, जिसको जनरेशनल वेल्थ कहते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर ख़ुद सांस ही नहीं ले पाएंगे, क्या करेंगे? जिस तरह हम साई-फाई फिल्मों में देखते हैं कि वो बबल सा एक बना हुआ है और उस बबल के अंदर पूरे लोग रह रहे हैं, तो ये क्या ज़िंदगी है भाई कि हम किसी एक जगह पे महदूद होकर रह जाएंगे। स्पेस के अंदर दूसरे प्लैनेट्स पे क्यों ढूंढ रहे हैं जगहें जो जीने के काबिल हों? क्योंकि पाकिस्तान क्या कह रही हूँ, क्योंकि ये अर्थ जो है, ये दुनिया जो है, ये जो पूरी जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं वो अब जीने के काबिल ही नहीं रहा। ना हवा साफ़ है, ना पानी साफ़ है, दरख्त काट दिए, हमने छोड़ा क्या है? तो प्रॉपर्टियाँ और जायदादें बनाने के बजाय अगर हम अपने इन्वायरमेंट को साफ़ रखेंगे तो बहुत सी बीमारियों से और इश्यूज से लोगों को बचाएंगे। और बाय द वे, इन्हीं चीज़ों को कनेक्ट किया गया है कैंसर के साथ, और इसीलिए कैंसर की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं और मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए बढ़ते हैं शेफ़ कनीज़ फातिमा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। ये बताइए कि आज हम क्या बना रहे हैं किचन में? आज हम सीज़र सैलेड बना रहे हैं और साथ में फ्राइज़ वगैरह भी सर्व कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे अक्सर इतना सैलेड पसंद नहीं करते, तो साथ में हम फ्राइज़ इसलिए सर्व कर रहे हैं कि बच्चों को पसंद भी है। उसमें हम थोड़ी वेरिएशंस भी कर सकते हैं, लाइक मायो या बारबेक्यू सॉस, डिफरेंट वेरिएशंस है। आप जितनी चीज़ें डालेंगे वो उतने अच्छे, मतलब कि टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट निकला करेगा। तो ये लॉडेड फ्राइज़, जैसे कि आप अभी सीज़र सैलेड की ड्रेसिंग बनाएंगी और साथ में चिकन को भी आप उसके अंदर डालेंगी, राइट? ऑलिव्स भी डालेंगी। बिल्कुल। यही टॉपिंग्स आप अपनी फ्राइज़ के ऊपर डाल के उनको लोडेड फ्राइज़ बना सकते हैं। थोड़ी सी ऊपर से चीज़ स्प्रिंकल कर दी और उसको बेक कर दिया। बट फ्राइज़ अगर क्रिस्पी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो आप हमेशा, आप जो फ्राइज़ बनाते हो सेट पे बड़े क्रिस्पी होते हैं, आप ऐसा क्या करते हो? मैं सबसे पहले तो ये करती हूँ कि उनको ज़रा सॉक कर देती हूँ। सॉक करने के बाद उनको थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह लगा के, फिर वो जो आलू का पानी निकलता है उसको अच्छे से स्टेन करने के बाद उसको मैं हमेशा कॉर्नफ्लोर लगाती हूँ। ठीक है। कॉर्नफ्लोर लगाने के बाद पहले उसको फ्राई करना है, पहले 5-6 मिनट फ्राई करना है, हाफ फ्राई करके उसको रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद अगेन फ्राई करना है। तो ये जो बीच में रेस्ट वाला प्रोसीजर होता है ना मेन, इसकी वजह से क्रिस्पी, वो डबल फ्राई करने से क्रिस्पी हो जाते हैं। उसके बाद आप ऊपर से, जिस तरह के अभी ये सीज़र की बताएंगी सारी ड्रेसिंग वगैरह चीज़ें, वही आप एक्स्ट्रा ड्रेसिंग बना लें। आपने सीज़र सैलेड सर्व किया, आपने नेक्स्ट डे इन्हीं ड्रेसिंग से रिलेटेड ऊपर से फ्राइज़ के ऊपर इस तरह फ्राइज़ बना के ऊपर से ये डाल दिया, आपकी 2 डिफरेंट चीज़ें एक ही ऑलमोस्ट रेसिपी से बन जाती है। इधर आपने लेटस की जगह उधर फ्राइज़ डाल दिए और बहुत ही मज़े के सीज़र फ्राइज़ बन जाएंगे आपके। सीज़र फ्राइज़। ओके, रेसिपी। तो सबसे पहले सीज़र सैलेड के इंग्रेडिएंट्स, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं पेपरिका पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, ड्राइड पार्सले 1 खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन 2 जवें, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, मुर्ग का गोश्त 300 ग्राम। ड्रेसिंग सॉस के लिए दही आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चम्मच, नींबू का रस 2 चाय के चम्मच, लहसुन आधा चाय का चम्मच, जैतून 4 खाने के चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, तेल 1 खाने का चम्मच। असेंबलिंग आइसबर्ग, टोस्टेड ब्रेड एंड सैलेड ड्रेसिंग और चिकन के साथ उसको मिक्स करके सर्व कर देंगे। और जो चिकन की हमारी मैरिनेशन है वो इस तरह से होगी कि चिकन को बस हल्का सा नमक और काली मिर्च लगा देनी है, और पेपरिका पाउडर इज़ ऑप्शनल। और उसको आप अगर मस्टर्ड भी लगा दें तो, हाँ मस्टर्ड भी लगा दें, उसको आप ग्रिल भी कर सकते हैं और बिल्कुल कम ऑयल में उसको आप फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्राइज़ के साथ आप उसको सर्व कर दें एंड दैट्स इट। फ्राइज़ के साथ सर्व करते हैं या सैलेड के साथ आप सर्व करें? अच्छा, बट इसकी ड्रेसिंग को एग्जैक्टली बनाना कैसे है, थोड़ा सा एक्सप्लेन। इसकी ड्रेसिंग को इसलिए इस तरह से बनाना है, हमारी जो ब्रेड होगी वो टोस्टेड होगी और ये जो हमारा ग्रीन लेटस है इसके बिल्कुल हमने क्यूब्स कट कर लेने हैं। इसी तरह जो हमारा ग्रिल चिकन है इसको भी हमने क्यूब्स में या लंबी वो जो जूलियन कट उसमें करके आप उसको मिक्स कर दें। और मिक्स करने के बाद जो हमारी जो सॉस है, ड्रेसिंग सॉस, वो आपने डाल के और ऑलिव्स, एलोपिनोस जो आपको पसंद है आप उसको ऐड करके उसको मिक्स कर दें। लोग एंचोवीज भी डालते हैं इसके अंदर,
तो वो आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा, बहुत से लोग ना पाकिस्तान में एंचोवी का टेस्ट नहीं पसंद करते क्योंकि वो एक सॉल्टेड छोटी सी फिश होती है और बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की होती है और इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है। बट अगर आप इसमें डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं, बट आपको अच्छी तरह उसको ब्लेंड कर लेना चाहिए ताकि उसका वो बड़ा यूनिक सा फिर फ्लेवर आ जाता है। फिर वो आपको सॉल्ट भी ज़रा बैलेंस रखना पड़ता है उसके हिसाब से। परफेक्ट। तो आज हम कुछ हेल्दी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि सैलेड। ये अब सीज़र सैलेड एक ऐसा सैलेड है जो लोग एज अ मेन कोर्स खाते हैं क्योंकि इसका ग्रिल्ड चिकन भी होती है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार वही सैलेड खा के बोर हो जाते हैं, तो सीज़र सैलेड भी बनाया जा सकता है। बस ड्रेसिंग पे ज़रा हाथ हौला रखें, थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें एंड यू आर गुड टू गो। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। आपके और मेरे फेवरेट डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक हमें ज्वाइन करेंगे। हैं तो आप एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड डायरेक्टर स्लीप रिसर्च लैब, देन फोकल पर्सन रहे आप कोविड-19 में भी, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर जनरल हॉस्पिटल, एंड यू आर ऑल्सो मेंबर एस्थमा गाइडलाइन पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी। आपसे पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, कौन सी बीमारियां इससे होती हैं और हम ऑन अ पर्सनल लेवल क्या कर सकते हैं, ये जानेंगे डॉक्टर इरफान से ब्रेक के बाद। ब्रेक व्यूअर्स, वन ऑफ माई फेवरेट डॉक्टर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे घर वाले इनको ही फ़ोन करते हैं क्योंकि माशाल्लाह इतनी ज़्यादा आलूदगी है हवा में और बाकी सब जगहों पे कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है सांस लेना या ज़िंदगी जीना। सो जैसे कि ब्रेक से पहले बताया, डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सबसे पहले तो ये बताएं कि आखिर पोल्यूशन है क्या? मुझे लगता है कि पोल्यूशन के ऊपर अगर किसी को ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए एंटी पोल्यूशन कैंपेन की, तो वो आपको होना चाहिए। काश, देखें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुगन, मतलब क्रेडिट्स गोज टू यू, टू पीटीवी कि आप लोगों ने इसको चूज़ किया। फॉर द लास्ट 10 ईयर हम बार बार इस पे हल्की हल्की हैमरिंग करते रहते हैं कि जी बात की जाए पोल्यूशन पे। डॉक्टर साहब हम दमे की बात करते हैं, हम लंग डिजीज़ की बात करते हैं, कैंसर की बात करते हैं, हम कैंसर की बात करते हैं, लेकिन कभी भी जो मेन कॉज है या वन ऑफ द मेजर कॉजेज है उसको छेड़ते ही नहीं है क्योंकि पोल्यूशन बोरिंग सा टॉपिक है ना। टीबी की बात करो तो बड़ा एक एक्साइटिंग सा टॉपिक बन जाता है कि भाई किसी को टीबी है तो अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गई तो ये हो गया, तो वो ज़्यादा एक एक्साइटिंग चीज़ लगती है। आलूदगी की बात करो तो लोग कहते हैं ये क्या टॉपिक हुआ, लेकिन बात ये है कि भाई जड़ से बात को खत्म करो। मदर ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल आप बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू, बिकॉज अब हम देख रहे हैं पेशेंट भुगत रहे हैं ना हम लोग 10 साल के बाद। अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में देखूँ तो स्पेशली आफ्टर कोविड वो पेशेंट जो कि इन्वायरमेंटल डिजीज़ का शिकार है वो ज़्यादा आ रहे हैं। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। और मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उसमें बच्चे ज़्यादा शामिल हैं। मैं यूजुअली एनालिसिस करता रहता हूं कि पेशेंट का क्या ट्रेंड जा रहा है। तो ये जो इस वक्त ट्रेंड गुजरा हमारा पिछले 6 मंथ में, ये सारी इन्वायरमेंटल डिजीज़ थी। इन्वायरमेंटल देखें, हमने बात तो कभी नहीं सुनी, लेकिन इन्वायरमेंटल एस्थमा, नो आई बिलीव कि ये जो पोल्यूशन है ये एस्थमा तो नहीं लेकिन COPD ज़रूर काज करती है। अब ये एक इसकी टॉक्सोनॉमी आ गई है नई गाइडलाइन में हमारे पास, तो अब हमें इस पे बात करनी चाहिए। हमें शाये नहीं होना चाहिए कि पता नहीं कोई ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट नहीं करती। इनविजिबल किलर हमारे साथ चल रहा है। पिछले 10 साल से हम इस पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हर लेवल पे मीडिया को भी बार बार इस पे बात करनी चाहिए। साहब आप इनविजिबल किलर कह रहे हैं, बड़ा विजिबल किलर है। विजिबल भी हो गया, ठीक है। प्लास्टिक के थैले जब आपके पानी में बह रहे होते हैं और कूड़ कबाड़ और जूते नजर आ रहे होते हैं, भाई आपने अगर जूता फारिग करना है तो उसको कूड़े में फेंकें। आप चप्पलें और प्लास्टिक के थैले और जूस के डब्बे और सिगरेट की डब्बियां और सिगरेट की वो जो ख़त्म हो जाती है तो सिगरेट के बाद ये सारी चीज़ें जब नहरों में आपको बहती हुई नज़र आती हैं तो मेरी एक्चुअली वो जो कहते हैं ना पंजाबी में त्राह निकल जाता है कि यार ये पानी किसी ने कहीं पे पीना, कहीं पे कुछ तो डलना है इस पानी में। 100% राइट। देखिए इनविजिबल किलर, हम एयर की बात कर रहे हैं ना, तो वो भी विजिबल होगी, स्मॉग होगी, ये मैं बात कर रहा था, तो वो भी विजिबल होगी स्मॉग। और आपको एक और मैं बात बताऊं कि लाहौर में बेसिकली हम रहते तो हमारा ख्याल है कि देयर इज सम टाइम शायद स्मोक नहीं होती, तो ऐसा कोई टाइम नहीं है। स्मोक इज़ देयर ऑल टाइम। अभी भी आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर जो है वो टॉप में ही रैंक करता है, नीचे नहीं आता। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर अस। अच्छा, लेकिन कराची वाले कहते थे कि जी हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन सुना कि कराची नंबर 2 पे और परसिस्टेंटली नंबर 2 पे। अक्सर मैं एक बात कोट करता हूँ कि आप ये बात याद रखेंगे, चाहे आप 110 किलो के हैं, चाहे आप 50 किलो के हैं या 70 किलो के, तो आपका लंग्स जो है वो 70 kg के अकॉर्डिंगली बिल्ट हुआ होता है। और एक आम शख्स एक दिन में 2000 गैलन हवा इनहेल कर रहा है।
अब ये 2000 गैलन जो हवा आप इनहेल कर रहे हैं, इसमें कितनी पोल्यूटेंट्स हैं? आप वेबसाइट पे जाके देखें तो आपको बताते हैं कि जी 105 इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स है। जो पार्टिकुलर मैटर है, वो मैटर जो कि डीपली पेनिट्रेट करते हैं, वो 20 टाइम्स ज़्यादा है। अच्छा, आप आगे बढ़ गए। मैं चाहती हूँ कि हम सबसे पहले तो बात करें, कितने गैलन आपने कहा एक बंदा इनहेल करता है 2000 गैलन एक दिन में? अच्छा, तो वो जो आप एयर इनहेल करते हैं उसमें से आप क्या निकालते हैं और क्या बाहर करते हैं? देखिए, ऑक्सीजन निकालते हम हैं तो ना? कोशिश कर रहे थे कि हम ऑक्सीजन के अंदर लेके जाएं। अच्छा, नहीं अभी मैं आगे इस बात। तो ऑक्सीजन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हवा की ज़रूरत होती है, जैसे दरख्तों की ज़रूरत होती बिल्कुल है। दरख्तों की ज़रूरत होती वो भी सारे काट है, वो भी दिए। काट दिया आपने। और फिर हमारा 3% से कम है फॉरेस्ट कवर। देखिए ये ऐसा ही है, और 25% होना चाहिए पाकिस्तान में। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, ये हम बार बार बात करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ जाएं। आपको पता है हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया कि इंडोर प्लांट्स ये बड़े ज़रूरी होते हैं। यू विल बी सरप्राइज कि मेरे अक्सर पेशेंट ने जब वो सुना तो अब वो इस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो दैट व्हाट आई एम सेइंग कि आप लोगों को बार बार हैमरिंग करनी है कि दिस इज़ द इशू नाउ, इस पे बात करें। आप बात कर रही हैं कि जी प्लांट कहाँ रह गए? लाहौर में देखें आपके कहाँ ग्रीनरी रह गई? लाहौर में तो अब आपके घर जो है वो सारे सीमेंटेड घर हैं, सारी जगह पे आपको एक ही भाई डॉक्टर साहब, जिनके घरों में छोटा सा सहन या पोर्च होता था, वो वहाँ पे घास लगाते थे और थोड़े से पौधे वगैरह प्लांट करते थे। हर घर के बाहर कोई एक दरख्त 2 दरख्त जरूर लोगों ने लगाए होते थे। लोगों ने वो भी काट दिए कि भाई हमने जगह को ना, मतलब ताकि इजी हो जाए, ताकि हमें कोई पानी शानी ये वो डालना ना पड़े। आसान भाई, जो आसानी आप दिखने के मतलब विजुअली क्रिएट कर रहे हैं, एक्चुअली उस आसानी से आप अपनी जिंदगी मुश्किल कर रहे एनवायरनमेंट हैं। पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? बिल्कुल आपने ठीक बात की। देखिए फिर ये रूफ बहुत गार्डन important की है। तरफ आ जाओ, अपनी बैल्कनी के ऊपर कुछ, ये कोई भी कहे कि हमारे पास बिल्कुल कोई जगह नहीं है लगाने की, मैं मानने के लिए नहीं Impossible, तैयार। बिल्कुल आप ठीक अगर कहते आपके घर में सोफा या मंजी पड़ी हुई है ना, तो आप 3-4 गमले रख सकते हैं। देखिए बिल्कुल ठीक है ना, घर के बाहर दीवार भी है, दीवार के बाहर भी तो जगह है, उसके क्रॉस भी तो जगह है। जगह तो आपके पास है, प्रोवाइडेड आप में ये विल हो के मैंने करना है, बट हमें करना पड़ेगा, वरना अगली जनरेशन जो है वो हमें माफ़ नहीं करेगी। मैं आपको बता दूं जो हालात एनवायरनमेंट के हो चुके हैं। देखिए, हमारे बड़े दरख्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ। डॉक्टर साहब, आप तो घर आए भी हुए हैं, आपको पता है कि मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरे सामने वाला प्लॉट जो है वो एम्प्टी है, तो हमने सामने वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने और मैंने हमने कहा कि देखो हम बाहर घर के दरख्त लगा रहे हैं तो हम सामने भी लगा लेते हैं। जो भी बंदा आएगा दुआएं देगा जब अपनी जगह बनाएगा। अच्छा, हमने वहाँ पे दरख्त लगा दिए, थोड़े साइड पे भी लगा दिए। 3 दिन के बाद देखती हूँ कि 2 जो दरख्त हैं वो बिल्कुल किसी ने ना बीच में से तोड़ दिए। फिर मैंने देखा कि फिर किसी ने तोड़ दिए। अच्छा, क्या पता चला कि जी जो आसपास के जो बच्चे आते हैं खेलने के लिए क्रिकेट वगैरह, उन्होंने तोड़ दिए। अब आप बाहर के ममालिक में ऐसी एक्टिविटी कभी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस है, बिल्कुल माँ बाप समझाते हैं, स्कूल के लेवल पे डेली ऑलमोस्ट एवरी 2 और 3 वीक्स जो है कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही होती है। हमारे यहाँ हम बच्चों को कोई अवेयरनेस, साल में एक दफ़ा कोई वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है या कोई पोल्यूशन का दिन आता है तो बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी कर ली, बच्चों को कख नहीं समझ आई। और 24 घंटे बच्चे बेचारे आपके कफ करते रहते हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन ओनली, और कोई रीजन होती नहीं, कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं होती। हाय, हर बंदे के घर में नेबुलाइजर है। डॉक्टर साहब, कभी सोचा था कि मतलब इन कंपनियों के तो मौजे हैं, नेबुलाइजर, एयर प्यूरिफायर लोगों ने लगाए हुए हैं, अजीबोगरीब किस्म के मामलात हैं। भाई हमें एयर प्यूरिफायर की क्यों जरूरत पड़ रही है? हमारे पास तो नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। एग्जैक्टली। देखिए ये तो फिर सोचते हैं ना, लम्हा फिक्री है हम सब के लिए। और ये भी सोचे, देखिए मेरी बात मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारी पॉलिसी एक डिज़ाइन होनी चाहिए कि आप जो भी आपकी बन रही है कॉलोनी, उसमें इतने % ग्रीन एरिया मैंडेटरी किया जाए। जो भी घर बन रहा है उसके इतना मैंडेटरी किया जाए कि वो इतनी कंट्रीब्यूशन करेगा। आप बड़े शहरों को लिमिट तो करें ना, कहीं पे वॉल ऑफ कर दें कि दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सिटी, और इसके इतने अगले किलोमीटर के बाद नेक्स्ट सिटी लगेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ सालों बाद शायद लाहौर, गुजरांवाला और रेस्ट ऑफ द सिटी वो एक ही पूरा शहर बन जाए, जिस तरह हम एक दूसरे को इन्गल्फ कर रहे हैं। कहाँ हमारी एग्रीकल्चर लैंड? आप इस बात को सोचें, आप जाके देखें लाहौर में, आप लोग कब से रहते हैं कि नहर से शुरू होते थे, अब कहाँ तक आप सिर्फ और कॉलोनीज़ देख रहे हैं। ग्रीन लैंड तो आपने ख़त्म कर दी। तो समबडी हैज़ टू थिंक ना, कोई इनिशिएटिव तो हमें लेना चाहिए इस चीज़ों के लिए। प्लस कंट्रीब्यूटर, मैं जैसे आपको बता रहा था ऑफ द रिकॉर्ड कि अभी जो डाटा आया वो बड़ा अलार्मिंग है। वो लाहौर की मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो 83% जो पोल्यूशन है वो हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें दे रहा है। 83% इज सिग्निफिकेंट नंबर। ऐसे अच्छा, शहर में पहले लोग कहते थे कि हमारी पोल्यूशन सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियों से और उनसे आ रही है, लेकिन अब ये चीज़ बदल चुकी है। हाँ, तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। देखिए उसकी भाई हर घर में बाइक भी है, 2-2 3-3 गाड़ियाँ भी हैं, और एक ही एरिया के अंदर 10 बच्चे जो हैं वो एक पास के स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन माँ बाप कारपूल नहीं करते। This is ओ very भाई, important. एक माँ
अगर 4 बच्चों को साथ ले जाती है स्कूल, मतलब सेम एज ग्रुप के जो बच्चे हैं और एक ही क्लास में हैं या आगे पीछे हैं, बाहर के ममालिक में कार पूल और बस सर्विस सिस्टम है स्कूल बस का। उस एक स्कूल बस में बहुत से बच्चे आ जाते हैं और बहुत ज्यादा आपके एनवायरनमेंट सेव होते हैं और माँ बाप के लिए भी कन्वीनियंट यहाँ पे एक लॉ बना लेते हैं। लेट्स सपोज कि आप बात बिल्कुल ठीक करें, हम लोग माशाल्लाह वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, बच्चे हम अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। अगर वो स्कूल को बाउंड कर दिया जाए कि इतने से ऊपर वो जो स्कूल है उनकी फ़ीस है, तो वो उनके लिए मैंडेटरी है कि बच्चों के लिए एक अच्छी बस प्रोवाइड करें। तो क्या ख्याल है, आप और मैं अपने बच्चों को उस बस में नहीं भेजेंगे? प्रॉब्लम ये है कि कोई इस चीज़ को नहीं सोच रहा। अब मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, अगर हमारे हॉस्पिटल में ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि जी फैकल्टी जो है उसके लिए बस चलेगी, तो क्या ख्याल है कि हो नहीं सकता? दिस इज़ प्रैक्टिकल। बट प्रॉब्लम ये है कि इस तरफ अभी हम नहीं सोच रहे, और अगर अब हम नहीं सोचा तो बिलीव मी नेक्स्ट 5 और 10 ईयर के बाद आपको लाहौर और मेजर सिटी में अक्सर लोग मास्क के साथ फिरते नजर आएंगे, और कोई सोल्यूशन फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा जो हालात चल। और आपको याद है लोग कितने तंग हुए थे मास्क की वजह हाँ से जी, कोविड बिल्कुल में? बिल्कुल बिल्कुल, हमें साल लग गया था मास्क बनाते हुए। ठीक है, आपको एक बात बताऊं, कुछ ऐसे एंकर पर्सन्स हैं जो बड़े वेल नोन और रिनाउंड एंकर पर्सन्स हैं जो बाहर के ममालिक में कोविड के बाद भी बड़ा अरसा मास्क के साथ शो होस्ट करते रहे, और जब मतलब उनको उनकी मतलब मैनेजमेंट ने कहा, उन्होंने कहा जी हम काम छोड़ देंगे, हमने मरना नहीं है। ऐसे डॉक्टर्स भी हैं बाय द वे, हर जगह पे ऐसे लोग अवेलेबल हैं। लेकिन ये देखें, इस पे बात करके इसके सोल्यूशन की तरफ हमें आना चाहिए। व्हाट इज द सोल्यूशन डॉक? देखिए, एक तो हमने बात की ना कि एक तो नालों शालों में पानी भी गंदा, आपका पानी भी गंदा है, आपकी हवा भी गंदी है, ऊपर से दरख्त भी काट दिए गए हैं, लोगों ने ग्रीन स्पेसेस को भी वो कर दिया, नॉइज पोल्यूशन अपनी जगह। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आप स्लीप एक्सपर्ट हैं, आपका एरिया है, मतलब जैसे कि डॉक्टर साहब के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया कि ही इज डायरेक्टर स्लीप रिसर्च लैब। ज़रा ये बताइए कि नॉइज पोल्यूशन की वजह से लोग कितने डिस्टर्ब होते हैं दिन में, और फिर रात को उनकी नींद बहुत कितनी? ज़्यादा। देखिए, नॉइस पोल्यूशन तो एक तो ये है कि जो हमें पता है, ऑब्वियस नॉइस पोल्यूशन है भाई, रात के 2-3 बजे तक पैं हॉर्न हो रहे एग्जैक्टली होते ये हैं मैं बाहर। कहने लगा था कि वो ऐसे कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं ये इससे कोई ये म्यूज़िक है, एंजॉयमेंट का टाइम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ ये हमारा एटीट्यूड बन गया हमारी एज अ नेशन ना। हम बहुत लेट से जागते हैं, हमारा ख्याल होता है कि ये चीज़ें जो है ना, ये वी टेक इट एज अ ग्रांटेड कि ऑटोमेटिकली ये सेट होंगी। अब वो टाइम नहीं है। देखिए, अल्लाह ने आपको किसी हद तक कोविड से बचाया, मंकी पॉक्स आपके करीब से होकर गुजर गया, लेकिन ये चीज़ें चलती रहनी। और अगर आप अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे, पोल्यूशन को बेहतर नहीं करेंगे, तो बिलीव मी आपके लिए फसलें ही नहीं रहेंगी जो आपको खाने के लिए भी चीज़ें दें। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। पोल्यूशन जो आपका जो पॉपुलेशन बम है वो वैसे ही ब्लास्ट कर रहा है। आप इतने से एरिया में ना फसलें आपके पास हैं, ना आप अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, तो फिर आप एक दूसरे को ही खाएंगे जो हालात है। बट यू सी डॉक, एक और बात जो मुझे बड़ी बॉदर करती है, कोई भी खुद जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम कह देते हैं यार गवर्नमेंट ये करे, कॉर्पोरेट सेक्टर ये करे, हम खुद क्यों अपनी मैं ये नहीं कह रही कि उनको नहीं अपना हिस्सा डालना चाहिए, सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। व्यूअर्स, मैं इतनी भी वो नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि जी उनकी तो कोई फॉल्ट नहीं है, वो अपना हिस्सा डालें। हर जगह डिपार्टमेंट्स बने हुए, लॉज बहुत से हैं। अगर आप इन्वायरमेंटल लॉ के किसी वकील को बिठा लें, अगर अभी डॉक्टर साहब के साथ बिठा होता, वो आपको करोड़ बातें बताते जो कानून के खिलाफ है, जो हम लोग कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अब देखिए, हर घर के बाहर एक पुलिस वाला नहीं खड़ा हो सकता, हर घर के बाहर एक आर्म्ड फोर्सेस का बंदा नहीं खड़ा हो सकता, इतने लोग हैं ही नहीं कि हर घर के बाहर खड़े हो और देखें कि ये लोग काम ठीक करे। हमें अपनी पुलिसिंग खुद करनी है। अच्छा जुगन, देखें इसको अगर मैं एनालाइज करूँ लास्ट 3 ईयर ऑफ कोविड, तो एक चीज़ आप देखें कि जब मीडिया ने और एजुकेटेड लोगों ने इकट्ठे बैठ के हैमरिंग की, तो आपको साल लगा मास्क पहनाने में। तो मैं इस चीज़ में कन्विंस हूँ कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी विद एजुकेशन पीपल इज़ अ लॉट, कि वो इस बात को बार बार रिपीट करें। But डॉक्टर साहब, इट्स मोर इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट यू नो फलां की फलां से लड़ाई हो गई, उस पॉलिटिशियन ने ये कर दिया, उस एक्ट्रेस ने फलां के साथ ये, लोगों को ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ना। आप मर रहे हैं, आप एक्चुअली एक मतलब आप देखिए, हर दूसरे बंदे को कैंसर है, हर दूसरे बंदे को अस्थमा का इशू है। पहले एक किसी के बच्चे को पता चलता था उसको दमा है, तो लोग जाके पूछने के लिए जाते थे कि सब ठीक तो है, हम कुछ कर सकते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो हमें बताना। अब हर दूसरे बच्चे को देखिए, वही ना एनवायरमेंटल फैक्टर जो है। देखिए, मैं जैसे बार बार बात कर रहा हूँ कि आपने जैसे इनिशिएटिव लिया, तो इसको बार बार होना चाहिए। डेली कोई ऐसा पोल्यूशन के लिहाज से आपका कोई मैसेज होना चाहिए। जैसे आपने बड़े अच्छे मैसेज दिखा रहा था, मैं देख रहा था आपने वो जो शो किए, ये आज नहीं, ये डेली इसको हैमरिंग करें, लोगों को बार बार बुलाएं। इसी तरह ही ये चीज़ें इनिशिएट होती हैं। जब मैंने आपको बताया कोविड में हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि यार मास्क कैसे पहनाएं। बिलीव मी, इतने शो हुए,
इतने शो हुए कि लोग मजबूरन इस तरफ टिल्ट होना शुरू हो गए, फिर बड़े लोगों ने काफी 15-20 शोज तो आपने और मैंने Exactly, साथ किए। मुझे पता फिर है। उस दौरान रमजान ट्रांसमिशन में भी मैं आपको कहती थी, आपने कहा मैं जुगन बिजी हूँ, मेरे पेशेंट से मैं आपके हाथ जोड़ती थी कि डॉक्टर साहब आपके पेशेंट कम हो जाएंगे आप अगर हमारे आके यहाँ पे बात आई करेंगे। एग्री टोटली। तो सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है हमने, आपने इनिशिएट लिया, अल्लाह करे और लोगों को भी ख्याल है, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी एटीट्यूड चेंज करने में डिकेड चाहिए होता है, तो एक डिकेड के बाद हमने सोचना तो शुरू किया कि ये कोई प्रॉब्लम है। आई एम होपफुल कि अगर ऐसे आप लोग लगे रहे तो शायद हमारी जो लोग हैं आवाम, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए जी हाँ हमारे साथ ख़राबी हो रही है। देखिए मेरे पास तो जो भी पेशेंट आता है उसको मैं बड़ा क्लियरली ये मैसेज दे देता हूँ कि ये जो फैक्टर है इसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन आपकी पोल्यूशन है, और आप ऐसा करें कि ये शहर ही छोड़ दें। तो लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं सर ये आप हमें क्या कह रहे हैं। तो हमने ऐसा देखा जब हम पिंडी में डॉक्टर बन रहे थे तो हमारे इस्लामाबाद के दोस्त पोलन से बचने के लिए पिंडी आ जाया करते थे। तो क्या हमारा फ्यूचर ऐसा है कि हम इस शहर को छोड़ देंगे और हम किसी ऐसे शहर में चले जाएंगे जहाँ पोल्यूशन कम है? सो हमें सोचना पड़ेगा, अब नहीं तो कल। अग्रीड। लेकिन कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं स्पेसिफिकली हम बात करेंगे अभी ब्रेक के बाद, जो हमारे एहतियात ना करने की वजह से बढ़ती चली जा रही है। एंड व्यूअर्स, आज फिर आपको रिमाइंड करूँगी कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ, लोगों ने उसको मैनेज करना सीख लिया है, लेकिन देयर आर स्टिल पीपल जो बहुत ज़्यादा प्रोन हैं कि अगर खुदा न खास्ता उनको कोविड हो और उनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कोई मेडिकल कंडीशंस हो, उनकी फिर भी डेथ हो सकती है। तो कोविड को भी इतना लाइटली ना लें। हैंस वही वाली बात जो हम कह रहे हैं, अगर मास्क पहनना शुरू कर दे तो कुछ तो बच बचा हो जाएगा। लेकिन हमने किन चीज़ों से बचना है ये हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे डॉक्टर इरफान के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक। डॉक्टर साहब पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और आज हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की। आप कहेंगे कि भाई पोल्यूशन, चलो एयर पोल्यूशन का इनसे ताल्लुक़ होगा, बाकी चीज़ों का तो नहीं होगा। लेकिन व्यूअर्स, पोल्यूशन हमारे जिस्म के हर हिस्से को इफ़ेक्ट करती है। और पोल्यूशन, देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ लंग्स की ही बीमारी हो तो आप पोल्यूशन से इफ़ेक्टेड हैं। गैस्ट्रो के मसाइल इतने कॉमन हो गए हैं डॉक्टर साहब, आपको भी पता है, हर दूसरे बंदे का। पिछले अरसे में मेरा बार मेरी तबीयत ख़राब हुई है। अब मिनरल वाटर भी पी रहे हैं, फ़िल्टर्ड बॉइल्ड पानी भी पी रही हूँ। मैं कभी भी नलके से डायरेक्ट पानी नहीं पीती। अब तो लगता है कि जैसे कुल्ली भी और दांत भी आपको ब्रश सिर्फ मिनरल वाटर से करने चाहिए, क्योंकि आए दिन बंदा बीमार पड़ा होता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए काफ़ी कंट्रीब्यूशन इसमें हमारी अपनी ही है कि जैसे मैं अब देखता हूँ कि हमारे जो एडिशन ऑफ जंक फूड हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट हो गया विदाउट, जिसको हम अवॉइड भी कर सकते थे। अच्छा। सो उसमें भी एक बड़ा फैक्टर है कि वो आपको वो वाले एनर्जी सोर्स नहीं देता जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। वाटर अभी तक देखिए हमारे मुल्क में वाटर प्योरीफिकेशन, आपको हमें पता नहीं कि इस वक्त आर्सेनिक लेवल हमारे मेजर सिटीज़ का क्या है, और आर्सेनिक का लेवल जितना ज़्यादा होता है उतनी आपकी आपकी जो इम्यूनिटी टू फाइट विद द डिजीज़ वो कम होना शुरू हो जाती है। फिर आप जो दूध ले रहे हैं आपको पता है उसमें क्या है, आप जो गोश्त खा रहे हैं आपको पता है उसमें क्या है, आप जो उसमें डिफरेंट मसाला जात डाल रहे हैं आपको श्योरिटी है कि आप क्या डालें। तो हमारे वो जो भाई लोग खुले मसाले जाके ले लेते हैं। मुझे किसी ने उस दिन बताया कि भाई लाल मिर्चों में लोग ईंट को पीस के डाल देते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। ये जो वाटरमेलन ले रहे हैं उसको अंदर से रेड करने के लिए उसके अंदर कलर डाल देते हैं, उसमें सुक्रोज इंजेक्ट कर देते हैं। तो सियाने तो हम भी बड़े हैं ना माशाल्लाह, इतनी तो सोच घोड़ों को भी अल्लाह ताला ने दी जितनी हमारे पास है। तो हम जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं उसको वो सारी ऑलरेडी पोल्यूटेड हैं, तो वो अंदर जाके कोई हमें फ़ायदा तो नहीं दे रही। वैसे मेरा एक सवाल है उन सब लोगों से जो इस किस्म की चीज़ें करते हैं, आप खुद बच्चों वाले, फैमिली वाले कुछ तो होंगे, तो जो जहर घोल घोल के आप कस्टमर को बेच रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती, हया नहीं आती कि आप, अगर आपका ख़ानदान वैल्यू रखता है तो क्या, हमने तो हमेशा से एक ही बात की, सबके बच्चे सांझे होते हैं, सबके माँ बाप सांझे होते हैं, मतलब एक वो वाला एलिमेंट होता है। तो फिर ये एक रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से जो मिलावट करते हैं और इस किस्म की आलूदगी और पोल्यूशन हमारे खाने पीने की चीज़ों में डालते हैं कि खुदारा थोड़ी सी हया करें। वो कहते हैं ना, जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। दूसरों के ज़िंदगियों में और खानों में जहर घोलेंगे, आपके साथ भी खुदा ना खास्ता कुछ हो सकता है। लेकिन एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से फ्रॉम अ ब्रीदिंग पर्सपेक्टिव कौन कौन सी बीमारियां देखिए
मंजर आम पे ब्रीदिंग से अलावा भी आप उसको मतलब स्टार्ट generally करें, क्या जनरली बीमारी है? देखें आपकी स्किन की डिजीज उससे रिलेटेड हैं, आपकी आइज़ की डिजीज उससे रिलेटेड हैं, आपकी नोज़ की डिजीज़, अक्सर लोगों को छींकें आती हैं जब वो बाहर जाते हैं, और केरा गले में गिरने के वो अक्सर शिकायत कहते हैं, वो भी इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है, नेज़ल ड्रिपलिंग जिसको कहते हैं। फिर टॉन्सिल्स का आपका एक्सपोजर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो बार बार खाने से भी ख़राब हो रहा है और इनहेल करने से भी उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। लंग्स के अंदर चले जाएँ तो एस्थमा, सीओपीडी, देखिए एक सीओपीडी ऐसी बीमारी है जो स्मोकर्स में होती थी, हम जब हम ये पढ़ते थे। अब सीओपीडी बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल एक्सपोजर को सेपरेट कर दिया गया है, यानी सीओपीडी वो डिजीज़ है जो एस्थमा से ऐसे डिफरेंशिएट की जाती है कि एस्थमा तो एक्यूट होती है, रिवर्सिबल होती है, एक्यूट होती है, रिवर्सिबल, एक्यूट और क्रॉनिक, लेकिन सीओपीडी वंस देयर ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होती है। तो एनवायरनमेंट आपको एक ऐसी डिजीज़ दे रही है जो इक्वल टू स्मोकर लंग है और वो प्रोग्रेस करती है। तो आप अंदाज़ा करें कि आप किस तरह की एनवायरनमेंट से आप अपने आप को एक्सपोज कर तो रहे फिर मेरा सवाल ये है कि जो आजकल वेपिंग बड़ी कॉमन हुई हुई है, और वेपिंग के साथ साथ चलें, शीशा तो अब पहले बैन हो गया था हर जगह, तो लोगों ने चालाकी करनी शुरू करी, दुबई से इधर उधर से स्मगल करके। आई एम सॉरी, मुझे इस तरीके से आप लोग ना देखें, मुझे पता है कि लोग देख के कह रहे हैं कहाँ क्या। हाँ जी, अगर शीशा की जगह, अव्वल तो बहुत सी जगहों पे अभी भी शीशा लोग होता है, पी रहे बिल्कुल हैं, सही। और जो नहीं पी रहे उन्होंने घरों पे रखा हुआ है। भाई माँ बाप बच्चों के साथ बैठ के शीशा पी रहे होते हैं, कौन सी हम मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं? इतनी क्या मतलब, इतनी क्या एक्साइटमेंट, वो कोई पी रहे हैं ना, शीशा ही पी रहे हैं। वही शीशा पीने वाले बच्चे फिर वेपिंग और सिगरेट की तरफ आ जाते हैं। सिगरेट को साइड पे करते, सिगरेट तो कम ही नजर आती है। अब वेपिंग, और ये भी पोल्यूशन का एक हिस्सा है। बिल्कुल वो और बात है कि आप जब वेप करते हैं तो उसके अंदर से जो वो वेपर्स निकलते हैं वो ज्यादातर वाटर वेपर्स होते हैं, वो किसी को इफेक्ट नहीं करते, उसी बंदे को करते हैं। हुक्का जो पीते हैं, शीशा जो पीते हैं और बंद कमरों में पीते हैं, बेड़ा गर्क करते हैं। ऑफ शीशा स्मोकिंग इज इक्वल टू 100 सिगरेट, और जो 100 सिगरेट 1 घंटा अगर आप शीशा पीते हैं, और जो एनवायरनमेंट है आप उसमें इमेजिन करें कि उसमें कितनी पोल्यूशन होगी। अच्छा, जहाँ तक आपने वेपिंग की बात की ना, बड़ा इंटरेस्टिंग एक इसके बारे में मिथ भी है। हम लोग समझते हैं वेपिंग जो है वो रिलेटिवली सेफ़ है, हमारा ये ख्याल है कि इसके इतने एडवर्स इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप में से, हम अक्सर गूगल कर रहे होते हैं, वेपिंग के बारे में पढ़ें तो वेपिंग इंड्यूस लंग इंजरी इज अ होल न्यू चैप्टर। डॉक्टर साहब देखें, वेपिंग की जो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ बात, कि आप दूसरों को एटलीस्ट इफेक्ट नहीं करते, वो अपनी जात के ऊपर ही आप ज्यादती कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें से जो धुआं निकलता है उसके वो एक्चुअली नहीं, लेकिन जो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बड़ा है। देखिए, हमने स्मोकिंग के बारे में जब भी पढ़ी हिस्ट्री, तो हमें बड़ा टाइम लगा अंडरस्टैंडिंग में कि इसकी रीजनिंग, इसमें पोल्यूटेंट कितने हैं और क्या क्या काज करती है। लेकिन वेपिंग वाज रिलेटिवली अ न्यू थिंग इन द मार्केट, यू नो। अब इसके बारे में बुक्स आ गई हैं, वेपिंग इंड्यूस लंग इंजरी, आफ्टर सो मच शॉर्ट टाइम, इतने शॉर्ट टाइम में वेपिंग इंट्रोड्यूस हुई और उसने लंग इंजरी काज करना शुरू कर दी। तो दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग फॉर अस। लॉन्ग टाइम इफेक्ट्स क्या होंगे? सो ये हमारे लिए समझने की बात है। तो हम तो एटलीस्ट अगर बड़े शहरों के लोगों को स्मोकिंग का शौक है तो मगरिब के बाद बाहर जाके लंबे सांस ले लिया करें, दैट इज़ इक्वल टू स्मोकिंग। लेकिन अदरवाइज ना करें। जितने पैसे स्मोकिंग में आप वेस्ट कर रहे हैं उससे बेहतर है वो पैसे आप सेव करके कोई अच्छी चीज़ उससे कमेटी डाल लें। हाँ जी। नहीं, वही वाली बात है ना, सिगरेट देखें, देयर इज अ रीजन व्हाई सिगरेट्स को इतना एक्सपेंसिव किया। यार बंदा कहता है ना ये क्या बात, ये व्हाटएवर, मैं कहती हूँ अच्छा किया है, उसको इतना अनअफोर्डेबल कर दें कि अगला पिए आपको पता है वाकई इस दफ़ा जब प्राइस इंक्रीज हुई तो लोगों ने सिगरेट कम कर दी, और आपने मिठाइयाँ बांटी होंगी खुशी के मारे कि आपके पास पेशेंट कम आएंगे। देखिए व्यूअर्स, एक तो एनवायरनमेंट हमारा बेड़ा गर्क कर ही रही है, फिर हम अपनी ज़ात का जो खुद बेड़ा गर्क करते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा बेड़ा गर्किंग हो जाती है। ऐसे ही ऐसे। अच्छा, ये तो एक ज़रूरी, मैं इसलिए बात करना चाह रही थी क्योंकि एक पोल्यूशन है जो हम अपनी ज़ात पे खुद कॉज करते हैं, जिसमें फास्ट फूड हो गया, वेपिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं बढ़ना चाहती हूँ टूवर्ड्स दमा की जो है, एस्थमा की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खांसी, ऑलमोस्ट बच्चों के अंदर स्मोकर्स कॉफ आना शुरू हो गया, जबकि वो स्मोकर्स नहीं। बिल्कुल ठीक है। कुछ इस पे बात कर सकते हैं? कंटिन्यूअस सारा साल बच्चों को खांसी लगी। मैंने आपको बताया कि 2023 में गाइडलाइन आई है सीओपीडी की, एक डिजीज़ की। इससे पहले तक हम इसको पढ़ते थे कि यार ठीक है, एनवायरनमेंट जो है वो डिजीज़ काज करती है या फलां, इस किस्म की बात करते थे। अब इसको चैप्टर का नाम दे दिया गया है कि जो एनवायरनमेंट है वो भी सीओपीडी का बायस बनती है। तो जो आपने बात की ना स्मोकर्स कफ, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, तो ये स्मोकर काफ़ी है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बच्चों को। और छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनकी फैमिली में टेंडेंसी नहीं है एलर्जी की। आपको याद है वो एक एड्स आया करते थे, पीटीवी पे ही आते थे कि मतलब एक बंदा सिगरेट पी रहा है और उसका बच्चा बैठा हुआ है और वो खांस रहा है और फिर वो अपने बाप को कुछ कहता है तो बाप शर्म करता है और सिगरेट छोड़ देता है।
याद है वो बिल्कुल, ad, मतलब और फिर ये तो मतलब स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, गिज़ारत सेहत। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो हम इन्वायरमेंट दिखा रहे होते थे स्क्रीन के ऊपर एज अ ड्रामेटाइज्ड वर्जन, वो अब एक्चुअली वो Exist हवा करती है जिसको हम अंदर इनहेल कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। और मैंने डॉक्टर आपको साहब कॉन्स्टेंटली गले के अंदर ना अजीब सी Irritation. मिर्चें लग रही होती हैं, एक नेजल ड्रिप होती है, सुबह Watery उठते eyes हो हैं जाती तो है, आप देखिए। जब तक खांस के अंदर जो भी फंसा हुआ होता है वो ना निकालें। आई एम सॉरी, वो थोड़ी सी ग्रोस बात है, बट दैट्स व्हाट ट्रू इज हैपनिंग। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसे ही है। आई इन्फेक्शन, हाँ जी, डॉक्टर साहब को भी सुना था, इतनी हर बंदे की आंख में कुछ ना कुछ, वो कहते ऐसे हैं ही। लाल आंखें हो जाती हैं, सूज जाती हैं और खुलती नहीं है, Exactly. और वाइट वाइट उसमें से सामान देखिए, निकलना। ये अल्लाह ताला ने एक नेचुरली आप समझ लें कि प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म रखा है ना। कोई भी चीज़ आंख में जाए तो वो वाटर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, रेडिश होकर उसकी बचत होने की कोशिश करती है। कफ अंदर की कोई गंदी चीज़ अंदर जाएगी तो वो कफ करके बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। सो बॉडी तो नेचुरली रिएक्ट कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि हम इसके इम्यून ना हो जाए, हम ये समझना छोड़ दें कि या हम इसको नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस ना समझ लें। दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक बट फॉर अस। लोग ले रहे हैं, यही बात है, बिल्कुल। लोगों को इस चीज़ को समझना है कि जो हवा हम अंदर लेके जा रही हैं वो हमें डिजीज़ का बाइस बन रही हैं, और हमें खुद ही इनिशिएटिव लेना है। पहला स्टेप हमने ही लेना है अपने बच्चों को बचाने के लिए। बाकियों को तो छोड़ें, और लोगों की तो फिक्र नहीं करते। हम अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप अगर हम दूसरों की भी फिक्र करना शुरू कर दें तो आज हम बहुत बेहतर हालात में रह रहे हो ना। खुशी से मरना मैं तो जाते गलत इसी- बार होता है, ये काम हम अभी मैं नहीं तो इस करते ना, बात लेकिन- पे रोती रहती हूँ कि भाई वो जो भाई इस्लाम भी आपको ये सिखाता है और हर मजहब आपको काइंडनेस का पैगाम देता है। हम तो इस सुकून में अपने घर में पार्टियां कर रहे होते हैं, डिनर्स कर रहे होते हैं, और हमारे हमसायों में कोई बीमार पड़ा हुआ होता है और उनके पास उसके इलाज के पैसे नहीं होते, हम अपनी पार्टी को प्रेफरेंस देंगे, उसके इलाज में उसकी मदद वो नहीं भूखा करेंगे। सो रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही जी, बिल्कुल आपने ठीक बात की। मतलब आपके हमसाये को भूखा भी नहीं सोना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हाँ हिस्सा जी, है। ऐसा ही है। बट अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन ये है कि अब स्टेप लेने का टाइम आ गया है। अब बजाय ये कि हम बातें करें, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव टेल लेना मी चाहिए। व्हाट टू डू। देखिए, ऑन एन इंडिविजुअल लेवल जुगन क्या कर सकती है, इरफान क्या कर सकता है, हमारी शेफ क्या कर सकती है, हमारे सारी जो टीम है, हम क्या करें भाई। कम से कम अगर 15, 20, 30 लोग अपना हिस्सा डालेंगे तो कुछ तो बेहतरी की तरफ जाएंगे ना। कतरे कतरे से व्यूअर्स दरिया बनता है, हर बंदा अपना हिस्सा डाले। बिल्कुल आपने ठीक है। तो स्टार्ट अगर करें तो हम में कोई ऐसी हैबिट है जो कि इसमें कंट्रीब्यूशन का बाइस बन रही है तो उसको अवॉइड करें। सबसे कॉमनेस्ट स्मोकिंग है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। लकड़ियां ना घरों के बाहर जलाएं, अपने वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट को लोग अपने घर के 2 प्लॉट छोड़ के जलाना शुरू कर देते हैं, वो जिस प्लीज वजह बस से- करें। बिल्कुल प्लास्टिक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहाँ पे भी कूड़ा इकट्ठा होता है, किसी भी हर जगह पे यही चल रहा है, तो वो ऐसा प्लाट जहाँ पे खाली होगा ना, वो सारा कूड़ा वहाँ पे इकट्ठा करके तो 2-3 दिन बाद उसको आग लगा देंगे और समझेंगे जैसे उन्होंने अपना पर्पस सॉल्व कर दिया। उसकी ही वजह से उनके सारा जो एरिया वो पोल्यूटेड होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब प्लास्टिक जलता है व्यूअर्स, तो उसके अंदर से इतनी डेंजरस गैसेस निकलती हैं कि वो जानलेवा होती हैं। बिल्कुल ऐसे। वो बंद कमरे में अगर जल रही हो और दरवाज़ा बंद हो तो आप मर सकते हैं। फिर ये कि मास्क को हैबिट बना लें। आप इसको कोशिश करें कि ये आपका नॉर्मल। तो घर के अंदर कैसे अपनी जब आपने बाहर घर के अंदर के लिए तो जो हमने काफ़ी अर्सा पहले बात की थी कि आपके प्लांट है ना, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट है, मनी प्लांट, और हमारे बड़े लगाया करते थे। आप सोचें कि उन्होंने हर जगह पे वो मनी प्लांट लगाया होता, स्नेक प्लांट हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया, इस किस्म के जो प्लांट्स हैं उसको लगाएं, आपका भी दिल बहल जाएगा और वो भी उनका भी फायदा होता है। खूबसूरत लगता है व्यूअर्स, और कसम से मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, ये इतना कोई मतलब महंगा नुस्खा ये महंगा भी नहीं है, सही कह रही है बिल्कुल। और बड़े लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म पौधे हैं। सही कह रही है, बिल्कुल कहती हैं। मैंने भी जब वो बात की ना, उसके बाद से हमने भी शुरू किया वो लिटरली, और वो ऐसे से मतलब हमारी बात के बाद आपने हाँ जी, शुरू किया, बिल्कुल, कुछ शर्म करें डॉक्टर साहब, पहले ही कर लेते हैं आप। नहीं, पहले हम इतना ट्रस्ट नहीं था ना, जब हमने बात की तो उसके बाद ट्रस्ट डेवलप हुआ। तो उसमें ये कि उस वाकई अब इतने सालों बाद हम देखते हैं, 1 साल तो तकरीबन 1.5 साल हो गया, कि वाकई वो इतने ग्रो कर गए और उन पर ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। वो थोड़ी बहुत आप टाइम उनको दें, वो खुद ब खुद ही सही चलते रहते हैं। और कूड़ा प्लीज़ फेंकना छोड़ दें। देखिए, कूड़ा आप फेंकें तो प्लीज़ उसको एक शॉपर में रखें, और हर मेरे ख्याल में तो कूड़े कोई की जगह में पे जाके रखें। डालें। हर कॉलोनी में ऐसा एरिया है, हर कॉलोनी में कोई ना कोई आके उनको लेके जाता है, और आप ये करें और साथ वाले को समझाएं कि भी ऐसे किया करो। ये नहीं कि अपना कूड़ा बाहर फेंक दिया अपने घर के रूह से बाहर के मेरा काम ये सॉल्व डॉक्टर साहब, काश ये वो वाला सिस्टम पाकिस्तान में बन जाता जिस तरह कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में होता है, कि वो बड़े बड़े आपको दिए जाते हैं गार्बेज के वो डिस्पोजल के। हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा हफ्ते में गार्बेज ट्रक आती है, आपने बाहर अपने कूड़े को भर के रखा, बाहर आए गार्बेज ट्रक वाले, उन्होंने उठाए, उसको खाली किया, आपकी गार्बेज कैन को छोड़ा, और वो क्योंकि आपने ही उसको साफ़ करना है और उसको करना है, तो लोग फिर तरीके से भी डिस्पोज करते हैं।
क्या करते हैं लोग, मुझे अक्सर हमने गार्बेज हमारे जो गार्बेज को लाहौर में देखते हैं, वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट वाले हमारे शो पे आए, उनसे जब मैंने बात की, बड़ी दफ़ा आए हैं प्रोग्राम पे, हम उनकी दाद भी देते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि आपको सबसे बड़ा इशू क्या आता है? उन्होंने कहा जुगन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग, जैसे कि कोई शीशे की बोतल है, किसी ने कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी है, ढक्कन खुला हुआ, उसमें भरा हुआ है सॉफ्ट ड्रिंक, और उसको भी कूड़े के थैले में उड़ेल दिया। अब जैसे ही वो उठाएंगे फेंकने के लिए, तो सारा उसके अंदर से कूड़ा पानी जो है वो पानी बह जाता है और गंद मच जाता है। तो तरीके से चीज़ों को डिस्पोज करें। अगर आपके, और बाय द वे जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि टी बैग्स हो गए, अच्छा उसमें भी थोड़ा बहुत अनऑर्गेनिक आ जाता है, सब्जियां हो गई, आलू के छिलके हो गए, इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपने अपने पौधों वगैरह के पत्ते वगैरह उतारे, उनको खाद के तौर पे एक आपने कोई डब्बा लिया, उसके अंदर आपने उसको जमा करना शुरू कर दिया, थोड़ी सी मिट्टी डाली और उसके अंदर डालना शुरू कर दिया और उसको कवर कर दिया, इसको बुलाते हैं कॉम्पोस्ट। इतनी बेहतरीन व्यूअर्स खाद बन जाती है। उसी खाद को अपने मनी प्लांट पे भी डालें, अपने स्पाइडर प्लांट पे भी डालें, बाहर भी अपने डालें, जो इतनी महंगी महंगी भल लोग मंगाते हैं। बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल ऐसी। और दूसरा जुगन, आपने देखा मतलब कॉलोनियों में है कि वो उन्होंने बनाया हुआ है बिन, जहाँ पे आपने जाकर डालना है, वो ऐसी हमारे IQ है, बट शुड आई से कि उसको वो फुल है, उसी के ऊपर डाली जाएंगे, उसके ऊपर डाल के वो इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं। तो भाई आप कॉलोनी वालों को फोन करें और कहें सर जी वो भर गया है। मतलब आप उसको उतनी देर तक, जब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं होता, आपको पता लग जाना चाहिए, आप इतने अरसे से एक जगह पे रहने के इतना जो है हमारा कूड़ा होता है पर डे का, आप उसको उतनी देर अपने पास भी रख सकते हैं, फिर जाके डाल सकते हैं। लेकिन वो जो कूड़ा दान है ना, वो एक अलग मंजर पेश कर रहा होता है, अगर आप उसको देखें। सो द पॉइंट इज डॉक्टर साहब, एंड में व्हाट इज योर मैसेज टू द व्यूअर्स? देखिए, मेरे ख्याल में दिस इज़ द राइट टाइम कि हम अपना इनिशियल स्टेप लेना शुरू करें, और जो कि मुश्किल नहीं है। सिंपल वे में अगर आप स्मोकिंग छोड़ें, घर में इंडोर प्लांट लगाएं, और जो आपके पास जगह घर के अंदर या अक्रॉस द रोड भी अवेलेबल है, वहाँ पे प्लांट लगाना शुरू करें। कोशिश करें कि आप साइकिल पे जाया करें, और अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे 2-3 घर इकट्ठे भी बच्चे भी जा सकते हैं, या जो ऑफिस में जाने वाले हैं वो भी जा सकते हैं, तो कोशिश करें कि गाड़ियाँ कम से कम यूटिलाइज़ करें और ट्रांसपोर्ट को मैक्सिमम यूज़ करें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, तो शायद हम कुछ हद तक बेहतर हो। अच्छा, मैंने एक छोटी सी बात आपके साथ व्यूअर्स शेयर करनी है। मैं कराची पिछले दिनों गई, तो वहाँ पे ना मैं वॉक कर रही थी बाहर। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के वक्त या शाम को जब बहुत धूप ना हो, तो बाहर थोड़ी चहलकदमी करो। एंजाइटी के लिए कि बड़ी अच्छी चीज़ होती है, आपके माइंड को भी फ्रेश कर देता है। जितनी भी पोल्यूशन है, चलो कुछ तो हवा फ्रेश जाती है। अच्छा, बाहर वॉक कर रही थी, तो मैंने देखा कि एक खाली प्लॉट के कॉर्नर के ऊपर छोटा सा जैसे पार्क सा बनाया हुआ है, और वो लिखा हुआ था कि नेबरहुड पता नहीं क्या आउटडोर स्पेस। तो मैं वहाँ से गुजरी थी, मैंने उससे पूछा गार्ड से, मैंने कहा भाई ये क्या है? उन्होंने कहा बाजी ये एक प्लॉट है जिसका अभी मतलब वो जो है ना कि इसका ये वाला हिस्सा तो किसी का है, ये वाला हिस्सा जो है वो इधर ही मतलब DHA वालों का ही है। तो इधर के इर्द गिर्द के लोगों ने जाके रिक्वेस्ट की कि जी हम यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन जगह बना दें। शायद जितना बड़ा ये सेट है उतनी बड़ी जगह थी, कोई इतनी बहुत बड़ी जगह नहीं थी, मतलब इतनी ही स्पेस होगी। इतनी स्पेस के ऊपर उन्होंने दरख्त भी लगा दिए, घास भी लगा दी, और वहाँ पे बच्चे बैठे छोटी सी पिकनिक कर रहे थे, इर्द गिर्द लोग बेंच पे बैठे हुए थे। व्यूअर्स, अपने इर्द गिर्द की स्पेसेस को ग्रीन करें। अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी हुई है, आपका अपना प्लॉट है और आपने उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही लिया हुआ है, वहाँ पे ही कोई ग्रीन स्पेसेस बना दें। बिल्कुल सही भाई, जितनी देर तक उसका बेनिफिट ले सकते हैं तब तक तो लेना, जब कभी कुछ बनाना होगा तो देखी जाएगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे पता है कि हमने किसी स्पेसिफिक बीमारी की बात नहीं की, लेकिन एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है, ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, ये जो आलूदगी है, जिसकी वजह से हम अपनी भी जाने जो है लाइफ स्पैन को शॉर्ट करते जा रहे हैं, और अपने बच्चों को भी और अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को भी बर्बाद करें। प्लीज़ इसके बारे में सोचें और अपना अपना हिस्सा हर इंसान डालें, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक एक दरख्त अपने नाम का ही लगा लें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और हेल्दी चीज़ की बात करेंगे, जिसको बुलाते हैं कराटे एंड मार्शल आर्ट्स। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें आज शो में ज्वाइन किया है द ग्रैंड मास्टर वसीम टाई ने, और इनके साथ इनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। वसीम टाई के बारे में आपको मैं बताऊंगी, वैसे तो बहुत से लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं। ही इज़ अ सेलिब्रिटी इन हिज ओन राइट। अस्सलाम वालेकुम।
लेकिन वसीम भाई से अभी हम बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हम एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाएं। वसीम भाई, क्या डेमोन्स्ट्रेशन अब दिखाने लगे हैं? ये एक ननचक्स है, जो एक स्मॉल वेपन होता है जो आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं और सेल्फ डिफेंस के में भी काम आता है। ठीक है। तो इसका अभी डेमोन्स्ट्रेशन ये देंगे। और सेल्फ डिफेंस की भी देंगे जी, और जी, बाद में various हाँ मुख्तलिफ चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन फर्स्ट जो सा है ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। पहले इसका डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, तो लेट्स वॉच द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन। फिर सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन से पहले हम आपको बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, वसीम भाई के बारे में इतना ज़रूर आपको बताऊंगी कि आप पायनियर हैं पाकिस्तान में ऑफ कराटे, योगा, मुay थाई एंड निंजा ट्रेनिंग के। नेशनली इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। थाईलैंड में आपको ग्रैंड मास्टर के टाइटल से नवाजा गया। फिर आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। 45 ईयर्स से आप पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर लोगों को कराटे, योगा और निंजा सिखा रहे हैं। 7 लाख से ज़्यादा माशाल्लाह आपके स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से मेरा बेटा भी इनका स्टूडेंट रह चुका है, हमजा। और कराटे, योगा, वेरियस डिफरेंट ट्रेनिंग इनके बच्चे भी दे रहे हैं, इनकी वाइफ भी दे रही हैं। तो इनकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, जो इनके टीम मेंबर्स हैं, वो हमारे साथ हैं। वासिफ अली टाई, अशना टाई, वासिक अली टाई, वासिल अली टाई और मानूर फैसल। अब ये पांचों के बारे में हम बात भी करेंगे, उनकी डिटेल्स की तरफ भी जाएंगे। शुरू करते हैं अपनी डेमोन्स्ट्रेशन को ननचक्स के साथ। जी, क्या बात है, एब्सोल्युटली वंडरफुल। नेक्स्ट क्या डेमोन्स्ट्रेशन? नेक्स्ट जो सा है ये दोनों गर्ल्स आपको सेल्फ डिफेंस करके दिखाएंगी। जैसे आम अगर आप देखते हैं कि कोई किसी को ऐसे कॉलर से ग्रिप करता है या नेक से, या आम रूटीन में आपको पता है कि कैसे गर्ल्स अपना डिफेंस कर सकती हैं, तो उसके बारे में ये आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से ये अपने आप को छुड़वा सकते हैं। और व्यूअर्स, हम सेल्फ डिफेंस पे बड़ी डिटेल में भी अभी बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि वसीम भाई देखें, ये बाकी सब चीज़ें मार्शल आर्ट्स वगैरह, डिसिप्लिन, सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं। आजकल के ज़माने में सेल्फ डिफेंस लड़के और लड़कियां दोनों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को सेव करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। यस गर्ल्स, गो अहेड। ये आपने देखा है कि कहीं से भी आप अगर किसी को कहीं से grip भी कर आपको पकड़ा जाए या आपके साथ कोई एग्रेसिव होने की कोशिश करे व्यूअर्स, तो आप अपने आप को, थैंक यू सो मच, थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू लेडीज। नेक्स्ट कौन सी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे? ये क्या हम करने जा रहे हैं? जी, ये आप ये है कि मुख्तलिफ जोन सा है, किक्स हैं और टेक्निक्स है ऐसी कि आप कैसे जो आपका ओपोनेंट है उसको हिट कर सकते हैं, ऐसा कैसे उसको। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल बेटा, वेल डन। आपकी जो बॉडी वेपन्स हैं वो कैसे यूज़ करते हैं आप जो है। और अब हम क्या अब जो काता, इसमें मेन एक चीज़ होती है काता, जो आपको फाइट सिखाता है, आपको ब्लॉक्स कैसे करना है, कैसे डिफेंस करना है, तो ये पूरी चीज़ इस काता के अंदर होती है सर। ओके, तो ये आपको दिखाएंगे वासिफ अली ताई जी। स्टार्ट। बड़ी कंट्रोल्ड मूवमेंट्स हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो आपकी पावर जो है इससे कई गुना ज़्यादा होती है जब आप सांस रोकते हैं, हिट करते हैं, फिर सांस लेते हैं। Wonderful, wonderful, brilliant. Ladies and gents, please join us on the main stage. सबसे पहले तो absolutely wonderful. Thank you so much.
आई नो दैट ये टेलीविजन की इन्वायरमेंट में करना इट्स वेरी डिफरेंट एंड ऑफ कोर्स आप लोग पार्टिसिपेट भी करते रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स वगैरह में, तो आपको तो आदत ही है, लेकिन ऑन अ मॉर्निंग शो का सेट इट्स डिफरेंट, ज़मीन इतनी स्टेबल नहीं होती एंड स्टफ। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। अच्छा, तो सर सबसे पहले तो बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दूं प्रॉपर तरीके से। हमारे साथ वासिफ अली ताए हैं, आप ब्लैक बेल्ट 4 डैन हैं, राइट? देन वी हैव अशना ताए, आप ब्लैक बेल्ट 2 डैन हैं, सेकंड डैन है, राइट? Then we have Vasik Ali Tai, which is black belt 2nd Dan, correct? Then we have Vasil Ali Tai, which is black belt 2nd Dan, correct? And Manur Faisal, who is a brown belt, right? Okay. So this is the team टीम जो अभी हमारे साथ है, वरना तो हमारे 7 लाख से ज़्यादा जी स्टूडेंट्स बहुत से हैं, बहुत यानी, और 3 ईयर से ऑनवर्ड हैं, बहुत छोटे बच्चे भी हैं जो मतलब जो कराटे करते हैं, और हम 3 साल से बच्चे को ट्रेनिंग करवाना शुरू कर देते हैं सर। तो इन बच्चों ने भी इसी एज में शुरू किया है, 2.5 साल 3 साल की एज में, और माशाल्लाह अभी तक मतलब ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग करवा भी रहे हैं। अच्छा, इसका इन सब चीज़ों का बेनिफिट क्या है? और मुझे थोड़ा सा डिफरेंस बता दें, योगा, निंजा, मोया टाई, कराटे, ये इन सब चीज़ों का थोड़ा सा डिफरेंस बता देंगे ताकि हमारे व्यूअर्स भी अंडरस्टैंड कर जी सकें। एक्चुअली है तो ये सारा एक मार्शल आर्ट से ही रिलेटेड है सब चीज़ें, लेकिन उसका एक, जैसे कि आप देखते हैं कि थाईलैंड है, तो थाईलैंड का एक अपना आर्ट है, नेशनल जो है, नेशनल गेम आप कह लें तो उसको मोया थाई बोलते हैं ऐसा। तो वो मतलब उसको किक बॉक्सिंग के नाम से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। ऐसा जैपनीज़ है जो अभी आपने वासिफ अली ताई ने काता करके दिखाया, तो ये कराटे है जो जैपनीज़ कराटे है ऐसा। तो हर कंट्री ने अपने जो स्टाइल को एक नाम दिया है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो सबका काम एक ही है ऐसा। सही। मुख्तलिफ थोड़ा उसमें कुछ मुख्तलिफ टेक्निक्स मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन ये है कि है सब ये आर्ट से रिलेटेड ही। सही। योगा जौन सी है वो इन सबसे डिफरेंट है। वो मैं थोड़ा सा बताऊं, योगा एक ऐसा आर्ट है जो तो अब सब दुनिया जानती है। 45 इयर्स पहले तो किसी को पता नहीं था। मैं जब योगा सेंटर बनाया, आप तो बहुत ट्रेंडिंग में हैं, आप तो जानिए आप कहाँ योगा कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल ही उठता है जब सोसाइटी में बैठती हैं खवातीन। जी जी, तो उसमें ये है कि मुझे याद है, अब तो मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं ये जैसे रेस कोर्स पार्क है, किसी भी जगह में जाता हूँ तो लॉरेंस गार्डन में आपने देखे कितने लोग वहाँ पे बैठ के योगा तो ये कर रहे हैं। सब वो जो पौधा 45 साल पहले लगाया था, और मैं बड़ा खुश होता हूँ इनको देख के कि एक ट्रेंड मैंने बनाया पाकिस्तान में कि लोग खुद योगा कर सकते हैं ऐसा। मतलब एक तो होता है ना, आप जिम जाएंगे एक वहाँ करेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा फ़र्क तो होता है, एक मतलब वो एक डिफरेंट ट्रेनिंग होती है अकॉर्डिंग टू योर बोन स्ट्रक्चर, योर प्रॉब्लम्स जो है। लेकिन ये है कि एक ट्रेंड बन चुका है कि आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है। अब योगा में भी बहुत सी टाइप्स है। एक योगा है जो फिटनेस के लिए है, जो आप देखते हैं सब लोग कर रहे हैं, उसमें एंटी एजिंग योगा प्रोग्राम है। फिर योगा फॉर डिजीज़ है जो डिजीज़ को क्योर करता है ऐसा। स्पेशली जो लोग कीमोथेरेपी से गुजर रहे होते हैं, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए योगा की अपनी एक वैल्यू और सिग्निफिकेंस होती है। एंड ये साइंटिफिकली एक चीज़ प्रूव हुई है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और आपको मैं बताऊं कि बहुत से लोग, अब तो एक कॉमन डिजीज़ में आ गया है कि हर एक को बैक का प्रॉब्लम है, शैटिका है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है, जो अनएक्सप्लेन्ड पेन है होती है, जेन्युइनली पेन होती है, आप चेक करें तो पेन रिसेप्टर्स आपके अलाइव हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्यों हो रही है। अब उसमें क्या होता है कि एलोपैथिक में होगा, लेकिन ज़्यादातर आपको पता है पेन किलर्स दी जाती हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं, स्टीरॉइड दिया जाता है कि किसी तरीके से पेन रुक जाए। लेकिन ये है कि योगा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग आज तक मेरे पास आए हैं, कोई 7 लाख से ज़्यादा हैं जो ओवरऑल स्टूडेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मेरे पास कर चुके हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी की सर्जरी नहीं हुई है, किसी को कोई मेडिसिन नहीं मैंने दिया, किसी को कोई इंजेक्शन नहीं लगा, कोई स्टीरॉइड नहीं। और आज माशाल्लाह ये वो लोग हैं जिनको ऐसा शैटिका पेन थी कि वो कई क्रॉनिक थी, कई सालों से वो बेड पे थे, चल नहीं सकते थे, और डॉक्टर्स कहते थे कि नहीं आपको जो है वो सर्जरी ही होना है ऐसा। अब सर्जरी का ये है कि आफ्टर सर्जरी ये भी नहीं है कि आप क्योर हो जाए, उसके बाद भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आप ना हो सकें तो आप कुछ भी नहीं डॉक्टर को कह सकते। इसमें ये फ़ायदा है कि अगर आप थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू योगा थेरेपी अपने आप को ठीक करते हैं, तो अगर उसका आपको फ़ायदा इतना नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ओपन नहीं हुआ, आपके कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई सर्जरी की गई है। आपकी शायद उस चीज़ को डायरेक्टली अगर नहीं भी फ़ायदा हुआ तो आपके मेंटल स्टेट को बेहतर करने में
देखिए एंजाइटी, स्ट्रेस, इन चीज़ों में तो सबसे ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है कि योगा और सम स्पोर्ट दैट हैज़ अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन तो होता ही मार्शल आर्ट। जी जी। तो दूसरा आपने ये पूछा है, अब इसमें योगा का ये फ़र्क है ऐसा, क्योंकि योगा कोई सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ नहीं होता। योगा होता है आपको फिटनेस के लिए, या आप अपनी डिजीज़ क्योर कर सकते हैं, या अपनी स्ट्रेस रिलीज़ कर सकते हैं। अब इसमें इट्स अ ग्रेट एडिशन टू योर लाइफस्टाइल, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम मार्शल आर्ट्स की तरफ आते हैं, जी जी, मार्शल आर्ट्स को यूजुअली साउथ एशिया के साथ नहीं कनेक्ट किया जाता। मार्शल आर्ट्स को यूजुअली यू नो यू लुकिंग एट Thailand, you're looking at China, you're looking at Japan, sort of that area. They're not quite this side. So, martial arts ही क्यों? और यहाँ पे कितना स्कोप है मार्शल आर्ट्स के लिए? जैसे कि अगर बच्चों की बात करें, अब तो इतनी नई नई चीज़ें आ गई हैं, कोई जिम्नास्टिक्स करा रहा है, कोई एरोबिक्स करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई स्विमिंग करा रहा है, तो ये बच्चों के लिए कितना? क्योंकि आई नो दैट आपके पास बहुत बच्चे, लाइक आई सेड, मेरा अपना बेटा आपके पास जाता रहा। जी जी। देखिए मार्शल आर्ट की एक अपनी वैल्यू है, जिम्नास्टिक भी अच्छा है, वो भी इसी का ही आप कह लें कि अगर बहुत से बच्चे हैं जिनको हम जिम्नास्टिक भी करवाते हैं। और अभी आपको व्यूअर्स, हम आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, वेरियस डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग, और आप ये देखें कि बच्चियां भी ट्रेन कर रही हैं और बच्चे भी कर रहे हैं। एंड आई बीइंग अ मदर माई सेल्फ, स्पेशली द मदर ऑफ अ डॉटर, आई फील दैट ये जो एक सेल्फ डिफेंस का एलिमेंट होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने। और बाय द वे मार्शल आर्ट्स, अक्सर लोग सोचते हैं मार्शल आर्ट्स लोग कर दिया। आपने मुझे एक बार बताया था सर, अबाउट 8-10 ईयर्स अगो, जब मैंने आपका सबसे पहले इंटरव्यू किया था, तो आपने मुझे बताया था वसीम भाई कि लोग सोचते हैं कि मार्शल आर्ट्स किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। ये बिल्कुल भी स्टेज ऐसा नहीं है, ऐसा उसमें नहीं है। बस आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता उसमें ये भी है। और दूसरा ये है कि मार्शल आर्ट आपके अंदर जितनी क्वालिटीज़ होती है इन्हांस करता है, और उन सारी क्वालिटीज़ को हम पॉलिश करते हैं, और वो आपके अंदर होती हैं, हर इंसान, हर बच्चे के अंदर होती हैं, कि वो बच्चा जो है अगर उसमें वो सारी क्वालिटीज़ जो है पॉलिश हो जाएं, तो वो बच्चे में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। बच्चा बहुत जो है वो आम लोगों से, क्योंकि अभी आप देखें कि आप सारी लाइफ अपना राइट साइड यूज़ करते हैं, एक साइड को यूज़ ही नहीं करते। तो जो मार्शल आर्ट का प्लेयर होगा, अभी आपने देखा है कि अभी उसने बच्चे ने ननचक्स चलाया, तो राइट लेफ्ट ये एम्बिडेक्स्ट्रस हो जाते हैं, दोनों साइड, दोनों साइड जो है, सिर्फ लिख नहीं सकता, बाकी दोनों यूज़ करते हैं, और आम लाइफ में भी दोनों चीज़ यूज़ करते हैं। आपका लेफ्ट भी बहुत ब्रांड न्यू आपका हाथ होता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, बहुत से जो लोग फॉर एग्जांपल जिम करते हैं या इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ, आप अगर राइट साइड की अपनी मेजरमेंट्स लें और लेफ्ट साइड की मेजरमेंट्स लें, तो आपकी जो साइड आपकी डोमिनेंट साइड है, उधर आपका आधा 1 इंच ज़्यादा होगा। बिल्कुल एवरीथिंग। बट कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स जो लोग करते हैं वो यूजुअली बैलेंस्ड होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। और उसमें यही वजह है कि आपकी जो है वो, एक तो आप आम लोगों से ज़्यादा आपके अंदर उस किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत होती है। आप मतलब उस चीज़ को, जो एक बहुत लोग जो हैं ऐसे हैं, बड़ी जल्दी गुस्से में भी आते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऐसा, तो मार्शल आर्ट वाला वो ये होता है कि उसमें एक ये चीज़ भी क्वालिटी होती है कि अगर वो हर एक से लड़ना शुरू कर दे, गुस्सा आए, तो वो तो हर एक से लड़ेगा ऐसा। तो मार्शल आर्ट वाले को गुस्सा बहुत कम आता है, और वो बड़ा मतलब जो है ना, ये नहीं होता कि वो उसको मिसयूज़ करेगा ऐसा। अब मेरी उम्र पे क्या मार्शल आर्ट अगर मैंने सीख लिया तो क्या मेरा दिमाग सीधा हो जाएगा? देखें अभी या आप दावे से कह सकते हैं जी नहीं, बिकॉज देखिए यंग एज पे अगर आप ट्रेन करें तो आपको पता है माइंड इज ईजियर टू मोल्ड। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास ऐसे लोग हैं जो अभी मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। जुल्फी साहिब लम्स के हैं हमारे, एक स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हैं। तो क्या एज है उनकी? 50+ है, लेकिन वो 200 साल के हैं। देखें वो अपनी बेटी के साथ, उनकी बेटी भी सीखती है, पूरा वो अपना हर जो भी चैम्पियनशिप होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी इवेंट होता है उसके अंदर वो पूरा अपना, मतलब वो अपने आप को 50 का समझते ही नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब आप अपनी एज को देखना शुरू करेंगे या उसकी तरफ जाएंगे तो फिर आप बूढ़े हैं, और अगर आप सिर्फ उनको नंबर समझते हैं तो फिर आप बूढ़े हैं। वसीम साहब, ये वही लोग कहते हैं आपके और मेरे जैसे जो उम्र के एक सर्टेन हिस्से में पहुंच गए होते हैं। देखिए मैं तो नहीं कहता वसीम साहब, आप तो खैर आपने तो एज ही नहीं करना ना। मैं आई बीन सीइंग यू लुक एग्जैक्टली द सेम एटलीस्ट फॉर द पास्ट 15-20 इयर्स। आप भी माशाल्लाह ठीक है, कोई ऐसा नहीं Thank उसमें। you, हाँ मतलब अच्छा। ये है कि आप देखें, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपने वेट कंट्रोल किया है तो 1000 डिजीज़ को आपने रोक लिया। Exactly. सबसे बड़ी ये जो एक सबसे मुश्किल काम है, तो आपने वो चीज़ की हुई है। और जब आप ये करते हैं तो बहुत सी चीज़ों से खुद ब खुद आप मतलब बच जाते हैं।
और जो नहीं करते एक्चुअली मोटापे के अंदर बहुत सी डिजीज़ है। यू सी वही वाली बात है ना। और अब जो ज़माना है, अब व्यूअर्स प्लीज़ हमारी बात को माइंड नहीं करना, ये जो फैट शेमिंग वाला एलिमेंट आ गया है, आई एग्री 100%, फैट शेमिंग इज़ अ हॉरिबल थिंग टू डू, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन इसकी वजह से बहुत से लोग जो थोड़ा सा कॉन्शियस कर देते थे कि थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, इंसान की तबीयत ये वो व्हाटएवर, अब वो भी लोगों ने कहना छोड़ दिया है। तो बच्चों का जिनका वज़न बढ़ रहा है उनका बढ़ता चला जा रहा है, जिनका नहीं और मतलब यू नो वो वाली बात आ जाती है कि देखिए व्यूअर्स, पर्सनली बिकॉज आई हैव लॉस्ट अबाउट 40 किलो सिंस आई हैड माय डॉटर नूर बानो, मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ गया था, मुझे बेड रेस्ट पे डाल दिया गया, मैं वैसे ही बड़ी ओवर एक्टिव हूँ, तो एक्टिविटी भी ख़त्म हो गई, ऊपर से बेड रेस्ट पे डाल दिया तो बस खाती गई। 40 किलो वज़न कम किया। Viewers, I can walk longer, I can swim longer, I can do underwater longer. आपकी हर चीज़ की कैपेसिटी बढ़ जाती है क्योंकि विसरल फैट आपके जिस्म के अंदर जमा हुआ होता है और वो आप जब तक लूज नहीं करेंगे आप नहीं होगा। अच्छा, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो 5 बाशिंदे हमारे पास बैठे हुए हैं वसीम भाई के अलावा, ज़रा इनसे भी पूछते हैं कि इनका एरिया कौन सा है इंटरेस्ट का और क्या सोचा है। ऑब्वियसली ये तो कर ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स एंड व्हाट दे आर थिंकिंग, और इस स्पेसिफिक लाइन में स्कोप क्या है। आप तो हैं ही ग्रैंड मास्टर, लेकिन हम छोटे मास्टर से भी बात करना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ द ग्रैंड मास्टर वसीम टाई हैं, उनकी 4 बच्चे और एक उनकी स्टूडेंट साथ हैं, महानूर फैसल जो हैं, शी इज़ इनकी स्टूडेंट की ही बेटी जो अब इनकी ट्रेनिंग में है और काफ़ी देर से, कितनी देर से ट्रेन कर रही है आपके साथ महानूर? कब से है महानूर? 4.5 ईयर्स। तो चलो भी ख़ानदान को परे करते हैं, पहले हम आपसे शुरू करते हैं। सो 4.5 ईयर्स की थी तब स्टार्ट किया था या 4.5 ईयर्स अगो? क्या चेंज आया है ज़िंदगी में और क्या क्या सीख रहे हो, क्योंकि इतने ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाते हैं, तो विच वंस आर यू फोकसिंग ऑन? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस जो आप एक्सीड करते हो ये करने से, वो किसी और एक्टिविटी से मुझे नहीं लगता कि आप कर पाते हो। जितना आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, एक सब्र मिलता है ना आपको मार्शल आर्ट से, वो मैंने इतने अपने अंदर फॉर रियल देखा है ये चेंज। और कौन से वाले एरिया के अंदर स्पेसिफिकली आप, मतलब व्हाट आर यू लर्निंग? मैं कराटे सीख रही हूँ। आई कम अक्रॉस ब्राउन बेल्ट, 8 बेल्ट्स में गुजार चुकी हूँ माशाल्लाह। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, करना पड़ता और है। कितनी ट्रेनिंग करते हो, मतलब हफ्ते में कितने दिन? 6 days a week। 6 days a week। और कितनी देर, घंटा एवरी डे? 2 hours, 2 घंटे। बेटा पढ़ते कब हो, बाकी का चीज़ें कब करते हो? ये मैनेज करना सिखाती है फिर ये लाइफ। मैनेज करना सिखाता है, बिल्कुल सही है। एंड दैट्स द थिंग, डिसिप्लिन। अगर अब मैं आज ये शो करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, समर हॉलीडेज़ है, टाइम है, पेरेंट्स सोच रहे हैं बच्चों को किस पासे लगाएं। बहुत से लोगों के बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं फुटबॉल खेलना चाहते, वो नहीं क्रिकेट खेलना चाहते, वो नहीं बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल की तरफ जाना चाहते। कुछ लोग, और स्पेशली जिनके बच्चे इंट्रोवर्ट्स हैं, उनके लिए ये एक अमेजिंग एरिया है जाने के लिए, बिकॉज आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है और आप आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने आप में से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। वो जो झटके से बाहर निकालने की पेरेंट्स कोशिश करते हैं ना, बच्चे 4, 6, 8 दिन इंटरेस्टेड होते हैं, छोड़ देते हैं। ये एक ऐसा डिसिप्लिन है कि ये ऑलमोस्ट एडिक्टिव है। अगर ये मैं कहूँ तो मेरे ख्याल से ये बात गलत नहीं होगी। बासिल, आप किस एज से कर रहे हो? When I was 2.5 years old, तो तब से हम इसी के अंदर स्टार्ट कर दिया था। अबू ने साथ ही स्टार्ट करा दिया था ट्रेनिंग के, और तब से कर रहे हैं। नाउ आई एम लाइक ब्लैक बेल्ट सेकंड डान। ठीक है, शुरू से ही इसी माहौल में, इसी ट्रेनिंग में हम बड़े हुए हैं। आपको क्या बेनिफिट्स हुए एज ए ह्यूमन बीइंग? देखो हर इंसान, दैट्स द ब्यूटी ऑफ मार्शल आर्ट्स, हर इंसान को उसमें से कुछ मुख्तलिफ ही मिलता है। बिल्कुल। सो आपको इससे क्या मिला? लॉट ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, हमारी डिफरेंट तरह की कैरेक्टर बिल्डिंग हुई भी है। कॉन्फिडेंस अलग तरह का है। लाइक जो मेरी एज के, जो मेरे एज फेलोज होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस और मतलब एक तरह से लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू मी, कि मैं बड़ों में भी उसी तरह रह सकता हूँ, उसी कॉन्फिडेंस से जिस तरह ही मैं छोटों के साथ। एंड उसके साथ आपके
आपको घूमना मतलब चलना फिरना आपका काफ़ी स्ट्रांग रहता है। आपका स्ट्रांग हो जाता है, जी, वो जो जी। कुब निकाल के आजकल बिल्कुल ही वो सेल्फ कॉन्शियस होके लोग चल रहे होते हैं, वो इंट्रोवर्ट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है, जैसे आपने कहा, तो उनके लिए उनको एक एक्सपोजर मिलता है एंड ओपनली फ्रीली मूव कर सकते हैं वो। वासिक, व्हाट अबाउट यू? अकॉर्डिंग टू योर फादर, अभी ब्रेक में बात करते तो इनकी तरह सबसे ज़्यादा शायद आप ही हैं। हाँ सभी हैं। सब ही हैं ऑब्वियसली, बट वो जो होता है ना कुछ वेकिंग अप अर्ली एंड वो एक जी, जी। डिसिप्लिन का बस element। इसमें ये है कि एक्चुअली मैं ज़्यादा सोने पसंद नहीं करता, नींद को जो है ना। मैं इसमें हमेशा ये कहती हूँ आई स्लीप व्हेन आई एम डेड। मतलब जब इस दुनिया से रुखसत होना तो सो ही जाना है ना परमानेंटली, तो बेहतर नहीं है कि टाइम को सही यूटिलाइज टाइम करें। यूटिलाइज करें। मतलब नींद पूरी करें बिकॉज वो भी आपको हेल्प करता है इन लूजिंग वेट एंड इन मेंटेनिंग अ लाइफस्टाइल। बट वो जो रात के मतलब 4 बजे सोना, सुबह मतलब फिर दोपहर को 6 बजे, शाम को 6 बजे नहीं, उठना, इनका ऐसा नहीं है, रात ये सब लेट ये भी सोएं, मॉर्निंग में अपने काम में कोई इसमें ऐसी मतलब वो नहीं करते ऐसा कि काम को मतलब इग्नोर करें, उसमें नहीं कोई ऐसा, चाहे 2 बजे सोएं, लेकिन वो एक थोड़ा होता है ना, टाइम मिले तो फिर ये सो लेते हैं, वो टाइम मिले तो मेरी तरह मैं भी नहीं सोता हूँ और वो भी नहीं सोता, बिल्कुल ये सही। एक ऐसा है उसमें। चलो बडीज, लैक ऑफ स्लीप बडीज। बिल्कुल। अच्छा, तो व्हाट अबाउट यू वासिक? आपकी ज़िंदगी में आप किधर पहुंचे हो अपनी ट्रेनिंग और इन चीज़ों में, और उसके अलावा क्या मिला आपको इस पूरी प्रोसेस से? सेम, आई एम ब्लैक बेल्ट सेकंड डान, स्टार्टेड व्हेन आई वाज 2। वैसे उससे पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं, मतलब 1-1.5 साल के होते हैं, इनका भी बेटा है, तब से उसी माहौल में हम लोग कराटे ट्रेनिंग वगैरह आपका कर रहे बेटा होते है? हैं। माशाल्लाह, you look so young yourself. You see another thing. You look मतलब इस ट्रेनिंग से इंसान एक एवरग्रीन और फॉरएवर यंग रहता है, ये भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है इसकी। बिल्कुल। उसके अलावा अगर आप कह रही हैं कि करेक्टर के ऊपर क्या बेहतर फील हुआ है, व्हाट आई फील इज़ कि एक आम इंसान से हम लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो इस वजह से डेंजरस भी होते हैं। मतलब व्हाट दे फील गुड वो कर लेते हैं, और हम लोग जो चीज़ हम लोग पता होती है यार ये बेशक गलत है, तो हम लोग जैसे सिगरेट आप कह लें कि अब जैसे स्मोकिंग हो गई, तो लड़कों को वो सिर्फ एक फैसिनेट करती है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते और वो पी लेते हैं। लेकिन हम लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है बचपन से कि आप लोगों ने अपने इमोशंस के एक तरह से अगेंस्ट जाना है। मतलब किसका ट्रेनिंग करने को दिल करता है या सुबह उठने को किसका दिल करता है, तो उसके अगेंस्ट जाते हैं अपने विल के। तो ये जो चीज़ें होती हैं स्मोकिंग करना या वो चीज़ें करना, तो हम बिल्कुल भी नहीं करते, तो एक डिसिप्लिन सिखाती है। और बाय द वे बहुत से लोग यंग लोग जब ड्रग एडिक्शन या इस तरह की मसाइल में पड़ जाते हैं, बिल्कुल। तो वन ऑफ द मेजर थिंग्स, सर आपको भी पता है कि अक्सर जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे भी आपको अगर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ना भी दे तो योगा ज़रूर आपको कराते हैं, टू क्लेंस योर सिस्टम एंड टू फोकस योर माइंड एंड टू ब्रिंग डिसिप्लिन। आखिर है क्या चीज़? जी, यही डिसिप्लिन है। यही तो डिसिप्लिन है। अच्छा, आप हमें अभी क्या दिखाने लगे हैं? परफॉर्मेंस अगेन। आ जाए, हाँ जी। आ जाओ। मैंने कहा इनके साथ साथ परफॉर्मेंस भी देख जी। लेंगे और उसके बाद फिर यस, हम पहले वो आप करें थोड़ा सा। आ जाओ। अब ज़मीन ना तोड़ना हमारी, हाँ, दोनों पैड लें। क्योंकि जिस लेवल की। अच्छा, आप लोग तो वैसे भी वो ब्रिक्स वाला भी करते हैं ना, पूरा वो जो जी, वो ब्रेकिंग, उसमें वो हमने शो पे भी किया था शो एक पे, दफा। हाँ जी जी, उसमें ओके बेटा, मुझे ना ठुड्डा मार देना। बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस, वेल डन, वेल डन। आ जाओ पुत्र, और कुछ तोड़ना भरना है तो बता दो। ये हमारा ये घर में मेरे ख्याल से चीजें तोड़ता बनता रहा रहता होगा, नहीं? या आज इज जस्ट हैविंग वन ऑफ दोस डेज। फिक्र ना करो, इट्स ओके, होता है, कुछ ना कुछ तोड़ते हुए जाना था ना, वरना रेटिंग कहाँ से आएगी। ओके, सो नेक्स्ट अप लेट्स टॉक टू अशना, राइट? जी अशना, आपकी ज़िंदगी कब से कर रहे हो और आपकी ज़िंदगी में क्या पॉजिटिव चेंज मार्शल आर्ट्स और 3 इयर्स से कर रही हूँ। व्हेन आई वाज 3 मैं तब से कर रही हूँ, और आई एम ब्लैक बेल्ट सेकंड डान नाउ। एंड जो आई यूज्ड टू बी अ शाई गर्ल हमेशा से, तो एक ये जो चेंज आया है मेरी लाइफ में कि मैं बहुत ज़्यादा बचपन से कॉन्फिडेंस नहीं था, स्कूल में भी मैं स्टेज पे नहीं जा सकती थी, और स्टेज फियर भी था, बोल नहीं सकती थी स्टेज पर भी, और बहुत शाय थी।
क्लास में भी नहीं बोल सकना, और ये एक कॉन्फिडेंस मुझे इसी ने दिया है, मार्शल आर्ट्स ने। बट इज इट हार्ड लर्निंग फ्रॉम योर फादर? नो, इट्स नॉट। मतलब देखिए ना, जब माँ बाप सिखाते हैं कोई चीज़ तो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम अ टीचर। बंदा थोड़ा सा पंगे भी कर लेता है, ही हाँ भी कर लेता है। विद पेरेंट्स आपको बड़े डिसिप्लिन और फोकस के साथ चलना पड़ता है। एग्जैक्टली तो वो डिसिप्लिन फोकस जो है वो ज़्यादा आया ना, क्योंकि उन्होंने टीचर की तरह ही सिखाया। बहुत ज़्यादा इन दो बच्चों को। अच्छा, बाकियों पे फिर थक गए? नहीं, थक नहीं गए, बस वो कहते हैं ना तीसरे चौथे बच्चे तक वैसे ही माँ बाप कहते हैं it's okay। ये बिल्कुल जो करना है। ऐसे ही है। यही हुआ ना, हमजा मुझे अक्सर मेरा बेटा आके कहता है मेरे तो पीछे पड़ी रहती थी, इनको कुछ कहती नहीं। मैंने कहा बेटा अब मैं बुजुर्ग हो गई। बिकॉज कसमें पहले एक तो बच्चे पे ना ये बंदा इसका रोना सारी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये इसका रोना है आज तक आए, एक्चुअली। मैं सदके जाऊं। चलो हमजा के साथ टाइम गुजारा करो, फिर दोनों मिलके रोया करना और हम मिलके तुम्हें इग्नोर करेंगे। ओके वासिफ, व्हाट अबाउट यू? हमारे जो बेंचमार्क है यही 3 इयर्स का ही है। स्टार्ट हमारी मार्शल आर्ट्स सबकी, मेरी भी इसी एज से, शायद इससे भी पहले बचपन से ही स्टार्ट कर देते हैं, और तब से मैंने भी 2-3 इयर्स की एज से स्टार्ट किया हुआ है। सो इट्स बीन अराउंड 25 इयर्स सिंस आई एम डूइंग दिस। एंड व्हाट द चेंज जो सबसे बड़ा मुझे अपनी लाइफ में मिला है, तो देयर आर सेवरल चेंजेस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन थिंग that have changed in my life। तो सबसे important चीज़ तो ये इट्स अ बिग स्ट्रेस रिलीवर, ठीक है ना आपको, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज की एडिक्शन जिसके अंदर भी होती है, आपने देखा होगा वो बंदा कभी भी स्ट्रेसफुल नहीं होगा। ही इज़ ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट हिज लाइफ, ऑलवेज स्माइलिंग एंड ऑलवेज लाइक गिविंग गुड वाइब्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे साथ तो दिल में जो भी सोच रहे हो मुंह पे एक मुस्कुराहट ही होगी। एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव टू डील विद सो मेनी पीपल। रेगुलरली आप लोग एक नए लोगों से डील करते हैं, अलग अलग तरह की सिचुएशन से करते हैं। सो सेकेंडली जो हमारी जिस तरह सारी ज़िंदगी कोई ना कोई हम लोग कॉम्बैट कौन सी सारी जिंदगी, डेढ़ मिनट की तो जिंदगी गुजरी है अभी। सारी जिंदगी अभी देखें 25 साल तो हो गए करते हुए, तो देखें तब से लेकर अब तक कितने टाइम हमने कितनी रिंग फाइट्स खेली होंगी। अच्छा, you have a son or a daughter? I have a son। सन कितने बड़े हैं वो? He is almost 3। शुरू कराइए ट्रेनिंग। जी जी बिल्कुल, रेगुलर जाता है सेंटर। अब तो उसकी अम्मा नहीं घूम के कहती कि ये क्या तुम? ये तो हमारे पूरे जो It's an खानदान की understood रिवायत है, ये तो जाना ही जाना है उसने, जो Okay। मर्जी, बिकॉज यही डिसिप्लिन पैदा करता है आपके अंदर, क्योंकि लेकिन डर नहीं लगता? देखें वसीम भाई, आपने इन बच्चों को सबको बड़ी यंग एज पे स्टार्ट किया, और लेकिन मैंने इनको फ्री हैंड दिया, मतलब मुझे नहीं, बट डर नहीं लगता था चोट लग जाएगी, कुछ हो नहीं जाएगा, छोटे बच्चे होते हैं? बस उस पर अभी आप ये देखें कि छोटे छोटे लगी इनको कि जी, नहीं? चोट लगने का तो आप ये देखें कि हमारे सेंटर में बहुत से बच्चे आते हैं और उनको चोट कहाँ से लगी होती है। जी हम फुटबॉल खेल रहे थे, चोट लगी, हम साइकिल से गिरे, हमें चोट लगी। तो हमारा एक मतलब एक बड़ा वेल ऑर्गेनाइज एंड बाय द वे प्रॉपर पैडिंग ये एंड वो, बिकॉज़ जी A to Z हम पूरा अच्छा ट्रेनिंग देते हैं कि उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं कि किसी को कोई इंजरी हो या कुछ ऐसा हो। ऐसे नहीं, मतलब अब जो किस्मत में कुछ ऐसा होना है वो तो आपको पता है कहीं भी हो सकता है, लेकिन 99% हमारे सेंटर के अंदर अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। प्रॉपर जो है वो पूरी जितनी सेफ्टी मेजर्स के साथ सुने ना, हाँ, और जी, जी। मतलब कोई स्टूपिड चीज़ कर दें तो वो तो एक मुख्तलिफ चीज़ है, बट अगर लेकिन बाहर हो जाती है हमसे, बाहर हो जाती बाहर है, होती हैं, ऐसा बाहर आए होती दिन हैं। बच्चों का फुटबॉल से टांग टूट गई, चोट लग गई, ये वो। सो इट्स अ सेफ जो है। मैं पता है इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए जो लोग इस वक्त देख रहे हैं और जी, ज़रा जी। सा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, वो यही सोचेंगे यार 2.5-3 साल के बच्चे को हम ले तो जाएंगे वहाँ पे। और आप ये भी मार्जिन देते हैं ना कि पेरेंट्स साथ आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अगर कोई छोड़ना भी चाहे तो छोड़ के भी जा सकते हैं। आप बिल्कुल। दोनों चीज़ों की देखिए मार्जिन, उसमें इट्स ऑलमोस्ट ऑनेस्टली इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डे केयर। डे केयर। आई रिमेंबर कि हमजा को मैं ड्रॉप करती थी, पहले 1-2 दफ़ा गई, जब मुझे हौसला हो गया कि वसीम भाई लिटरली अपनी औलाद की तरह उसको देख रहे हैं, तो देन आई वाज नॉट नर्वस एट ऑल। और आपकी इतनी बड़ी टीम है ऑफ जी, पीपल, बिल्कुल। बच्चों के अलावा भी, कि वो पूरा केयर करती है, पूरा सब। आप लोग केयर जी करते जी हैं। उसमें। अच्छा, मैं सेल्फ डिफेंस की बात करना चाह रही थी क्योंकि ये आजकल अनफॉर्चुनेटली नीड ऑफ द आवर है। हमें कहीं अल्लाह माफ़ी दे रेप का पता चलता है, कहीं किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हो गई, कहीं किसी लड़के को 4 लड़कों ने घेर के मारना शुरू कर दिया। ये एक इतनी आम और अनफॉर्चुनेट बात हो गई है कि एज अ मदर लिटरली इंसान की रूह कांप जाती है। और आई एम सॉरी व्यूअर्स, ये जो कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान में ही होता है, बाहर के मुल्क में भी पूरी होता है। दुनिया में है। यू गेट जम्प्ड इन डार्क एलीज, कोई मतलब बच्चे बाहर गए पार्टी शार्टी पे, ये वो बाहर निकले तो उनको अटैक कर दिया। तो ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है। तो सेल्फ डिफेंस आपकी नज़र में कितनी अहम चीज़ है और आप लोग इसमें क्या क्या सिखाते हैं? देखिए हमें एक तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो इस गेम को पाकिस्तान में मुझे इंट्रोड्यूस करवाना या शुरू करवाने का मकसद ये था
कि एक तो इसमें डिसिप्लिन था कि बच्चों को मैंने ये बाहर देखा जापान में कि एक रिस्पेक्ट है बड़े छोटे की जो कि अब नहीं है। अब देखते हैं तरबियत तो जीरो हो गई है हाँ ना? जी, लेकिन हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, ये जो सेंटर है जहाँ से ये बच्चे आए हैं, ये कमर्शियल सेंटर है जहाँ बड़े वेल ऑफ लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो आते हैं। मेन जो हमारा जो टारगेट था या जो मेन मकसद था वो उन बच्चों को हमने सिखाना था जो अफोर्ड नहीं कर सकते पूरे पाकिस्तान में। हमने बड़े ऐसे कोर्सेज भी करवाए पिछले दिनों गर्ल्स के लिए, स्पेशली जो है सेल्फ डिफेंस। ये आपको पता है ये रिंग रोड पे भी कोई ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, तो बड़ा अब उसमें अनफॉर्चुनेट ये है हादसा कि हुआ जी था। तो बच्चियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये है कि बच्चे जो गर्ल्स जो हैं वर्किंग हैं ख़ास तौर पे, जो मतलब काम करती हैं या बाहर जाती हैं, उनके लिए हम स्पेशली शॉर्ट कोर्सेज़ हैं कि वो आएँ और आप सीखें। और जो दूसरे शहर हैं जैसे फैसलाबाद में हमारा एक सेंटर है, तो बहुत बड़ा सेंटर है, नॉन कमर्शियल है, वहाँ पे बहुत नॉन कमर्शियल हमारे सेंटर्स वो हैं जहाँ हम एक नॉमिनल सी फ़ी चार्ज करते हैं, बहुत कम, गुजारा 150 बस के रुपये। मतलब जो है वो सेंटर का खर्चा निकल नहीं, जाए, खर्चा बड़े भी बेसिक लेवल खर्चा भी वो भी नहीं निकलता। वो भी नहीं लेते हम, सिर्फ इसलिए कि आप सिर्फ बाउंड हो जाए। आपको पता हो अभी हमने ये 3-4 साल में एक ये ट्रेंड बनाया है कि पहले गर्ल्स जो है वो नहीं सीखती थी, यानी हमारे पास जो दूसरे शहर है वहाँ ओपन प्लेस होती है जहाँ पे हम सिखाते हैं ऐसा, वहाँ कवर्ड एरिया नहीं होता। लेकिन अब हमने देखा है कि बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें 3-4 बहनें हैं, भाई नहीं हैं, उन फैमिलीज़ ने शुरू कर दिया, 4-5 बहनें सीख रही हैं ऐसा कि जी हमें ये सीखना है, अपना पूरा अबाया में आ रही हैं या अपना उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है, जैसे भी है। लेकिन ये हमने एक प्लस पॉइंट हुआ है कि एक ट्रेंड बन गया है कि पाकिस्तान में अब गर्ल्स ने बहुत रेगुलर, सिर्फ गर्ल्स नहीं, जी। देखिए लड़के लड़कियां ट्रांसजेंडर, जी जी मैं तो कहती हूँ लड़कियों और ट्रांसजेंडर स्पेशली तीनों, उन दो कैटेगरीज को डेफिनेटली, और ऑल्सो लड़कों को। देखिए बहुत से लड़के होते हैं जो बुली हो रहे होते हैं, जी बिल्कुल, यू नो कि कुछ लड़के होते हैं जो बहुत स्लिम स्किनी से होते हैं, तो स्कूल के कॉलेज के लड़के 4-5 पीछे पड़ गए, वो भी उतना ही डेंजरस है जितना एक बच्ची को अगर कोई लड़का अटैक करे। क्योंकि अगर 3 लड़के या 4 लड़के एक लड़के के पीछे, ये बुलिंग की जो बात है, बिल्कुल अगले को अगर पता है कि इसको सेल्फ डिफेंस आता है, तो आपसे कोई पंगा ही नहीं करेगा, बिल्कुल। और अगर करेगा तो कम से कम कोई आपसे देखें उसमें ये ऐसे कई केसेस हुए हैं, क्योंकि बॉयज़ तो पहले सीख ही रहे थे हमारे पास हर तरह के, जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में। गर्ल्स का ट्रेंड अब थोड़ा सा और ज़्यादा हुआ है, हमने क्योंकि इस पे बड़ा काम किया है, टीवी शोज़ किए हैं, जाके हमने इस पर वर्कशॉप करवाई हैं, इनको शॉर्ट कोर्सेज़ करवाए हैं, तो उसमें हर एज ग्रुप की जो गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, उन्होंने ज्वाइन किया और अपना उसको सीखा ऐसा। उसमें जैसे अभी आपको ये शुरू में जो ननचक्स था, ये एक बड़ा छोटा सा वेपन है और इसको आप कैरी कर सकते हैं अपने पर्स में, और इसका कोई जी, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल करें तो अच्छी खासी चोटें लग सकती हैं। एक ज़माने में मैंने लिए थे बचपन में नंचा, ठा मुंह पे मारा, ठाक बेड़ा ही गरक हो और गया। खुद को भी लगता है, बड़ी जोर से लगता है, मुंह पे अपने मैंने मार लिया था, यहाँ पे मैंने मार लिया था, मुझे आज भी याद है, जबड़ा हिल गया था मेरा, मतलब चीक बोन पे बड़ी बुरी लगी थी यहाँ पे, आई स्टिल रिमेम्बर। लेकिन वो ये उस जमाने में याद है, बोल जी वो तो एक पूरा 1920s के अंदर, आपको पता है जब नंचक्स आए थे तो जी, तो उसमें तो एक बड़ा लोगों को ये था, क्योंकि अगर आप प्रॉपर सीखेंगे तो फिर लगने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि आपको फिर पूरी स्विंग्स जो हैं आपको पता होना चाहिए, उसकी मूव्स पता होना चाहिए, तो फिर ये मतलब आपके लिए हार्मफुल नहीं है। तो एक तो ये हमने ऐसा किया है ताकि बच्चे जो हैं एक तो डिसिप्लिन सीखें, दूसरा उसमें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करें, जैसे अभी आपने बताया बॉयज़ के लिए भी उतना ज़रूरी है, गर्ल्स के लिए भी उतना ज़रूरी है, तो वो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें। अल्लाह का शुक्र है पूरे पाकिस्तान में हमने ब्रांचेस बनाई हैं, और कोई ऐसा उसमें नहीं है कि कोई लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए। सही। अच्छा वसीम भाई, एंड में मैं आपसे पैगाम लेना चाहूँगी, इस वक्त आपको बहुत से पेरेंट्स देख रहे हैं, इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर व्हेन इट्स समर वेकेशंस, लोग घरों पे हैं, बच्चे सारा दिन टीवी बैठ के देख रहे होते हैं, तो एक पॉजिटिव मैसेज के साथ शो को मैं क्लोज़ करना चाहूँगी। किचन में अलबत्ता हम जल्दी से नज़र डालेंगे, कुछ आप भी विक्टिम बनी ऑफ आज की ट्रेनिंग, उड़ता हुआ एक कुछ गया और हमने वो फिर नहीं शूट किया, वरना कनीज़ फातिमा ने जैसे ही शो ख़त्म होना था मेरी गिच्ची में ओढ़ देनी थी। मेरी जान, सब तैयार है? जी सब कुछ रेडी है, हमारा सीजर सैलेड और फ्राइज बिल्कुल रेडी है। ऑसम, थैंक यू सो मच। देखिए व्यूअर्स, आजकल जो हम बात कर रहे थे, अभी पहले पोल्यूशन की, अब हम सेल्फ डिफेंस की बात करें, द होल पॉइंट ऑफ बीइंग ऑन द स्टेट चैनल इज़ कि वो पॉजिटिव बातें करें जो एंटरटेनिंग भी हों, लेकिन उसके साथ साथ किसी का कोई फ़ायदा हो। तो वसीम भाई, एंड में योर मैसेज टू आवर व्यूअर्स।
जी, मेरा मैसेज सब पेरेंट्स को ये है कि जैसे अभी समर वेकेशंस हैं तो उसमें आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को कोई भी स्पोर्ट्स, मतलब अगर आप कराटे हम लोग इसलिए कहते हैं कि इसमें डिसिप्लिन भी है और ये एक ऐसा आर्ट है जो आपके साथ है। आप कहीं पर भी हैं तो आपके साथ ये इस आर्ट को आप अपने डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी स्पोर्ट्स सब अच्छी हैं, जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल उस ग्राउंड तक है कि आपने ग्राउंड में खेला, आप घर आ गए, तो उसका उतना फ़ायदा नहीं है जितना मार्शल आर्ट का है। तो मेरे सब पेरेंट्स को ये एडवाइस है कि आप अपने बच्चों को ये समर वेकेशन में कोई ना कोई स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना कोई भी स्पोर्ट्स करवाएं ताकि उनकी मोबाइल फ़ोन से जान छूटे। जो वो एक गलत एंगल में बैठ के कई कई घंटे जो है वो मोबाइल को देखते हैं, जिनको सर्वाइकल, बैक एक, इन चीज़ों का इश्यूज़ जो है होना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए आप कोई भी स्पोर्ट्स बच्चों को इन समर वेकेशन में ज़रूर करवाएं। मार्शल आर्ट में सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि एक तो हमारा एक प्रोग्राम होता है पूरे पाकिस्तान में जो सिर्फ 3 डेज़ का है कि आपको 3 दिन आना होता है 1 घंटे के लिए। तो अगर आप देखें कि महीने में आपको सिर्फ 12 डेज़ आना है और 12 घंटे के लिए आना है, तो वो कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं आपका वेस्ट होता, जिससे आपके बच्चे डिसिप्लिन भी सीखेंगे, आपके बच्चे जो है उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। और जो बच्चे ख़ास तौर पे शाय हैं या जिनका खाने का भी इश्यूज़ हैं, वो बच्चे अपनी डाइट को भी अच्छा करेंगे और अपने आप को जितनी बैड हैबिट्स हैं जैसे सिगरेट, नशा, जितनी भी ऐसी बैड थिंग्स हैं उनसे खुद ब खुद अवॉइड करेंगे। ऐसा थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर नसीम टाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वासिफ, अशना, वासिक, वासिल और मानूर फैसल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड गिविंग अ वेरी पॉजिटिव मैसेज हमारे व्यूअर्स को। और व्यूअर्स, बात बड़ी सिंपल है। अब ये ना सोचे कि ओहो हमारे बच्चे तो 5-6 साल के हो गए, अब क्या फ़ायदा। किसी भी एज पे स्टार्ट कर सकते हैं, फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ। आपको मार्शल आर्ट्स, आप क्या मार्शल आर्ट से सीखेंगे, मार्शल आर्ट्स आपको इतना कुछ दे देता है, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, फोकस, टीम वर्क। इंट्रोवर्ट हैं तो आप थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा अपने आप में से बाहर निकल आते हैं। सो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। वसीम टाई के पास आपने जाना है तो वो अपनी जगह है। अगर आप लाहौर बेस नहीं हैं, आप कहीं और रहते हैं, तो जहाँ पे भी हैं बच्चों को इस तरफ लेके आएँ। एंड मोर देन एनीथिंग प्लीज़ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बच्चे बच्चियों सबको देनी और लेनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अल्टीमेटली अपने आप को प्रोटेक्ट करना हर इंसान को आना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।